आप दोनों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ अभी हम अपने श्रोताओं का स्वागत करेंगे। उसके बाद हम अपने श्रोताओं से अपने अतिथियों से रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ प्रतिष्ठित कलाकार डॉक्टर लीना मिश्रा जी हैं और दूसरी डॉक्टर पारुल तोमर जी हैं। हम आज का जो टॉपिक है वो कला परिक्रमा है, लेकिन उसके पहले हम दो तीन चीजें छोटी छोटी अपनी तरफ से अपने श्रोताओं के साथ साझा करते हुए हम कला परिक्रमा पर आएंगे। और आज हम अपने दोनों प्रतिष्ठित कलाकारों के माध्यम से कला की दुनिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह की परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, उस समय में कलाकार क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपनी जीविका के बारे में सोच रहे हैं या उससे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए। हर व्यक्ति हर तरह से परेशान है। फिल्मी दुनिया से कुछ लोगों ने आत्महत्याएं भी कर ली हैं, कुछ कलाकार असमय विदा भी हो गए हैं, तो हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन हम कला की दुनिया की बात करने से पहले थोड़ी सी भूमिका हम रखते हैं। अगर हम भारतीय कला की बात करते हैं तो भारत की बात करते हैं, कला का अभिप्राय मतलब होता है दृष्टिमूलक कला से, जिसमें वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला तीनों का समावेश है। और यह सब हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के विनय पिटक में 4 और 3 शताब्दी ईसा पूर्व में मुद्रा राक्षस नाटक में कला का बहुत बारीकी से उल्लेख हुआ था। उसके बाद 6ठी शताब्दी के सौंदर्य शास्त्र के ग्रंथ जो है वात्स्यायन ने जो लिखे थे, उसमें इसका जिक्र हुआ। उसके बाद 7वीं शताब्दी का जब हम जिक्र करते हैं, तब विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक अध्याय बाकायदे चित्र सूत्र के नाम से वर्णित किया गया। वहां से कला का एक स्वरूप तैयार होना शुरू हो जाता है। और इसमें एक मैं सूत्र वाक्य जो हमेशा हम लोग पढ़ते रहे हैं स्कूल के दिनों में या कला के कक्षाओं में, हमें सूत्र वाक्य की तरह पढ़ाया जाता रहा है। कला नाम प्रवीणम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षादम मागल्य प्रथम प्रदोतम गृह यत्र प्रतिष्ठम। अर्थात कलाओं में चित्रकला सबसे ऊंची है, जिसमें धर्म अर्थ काम में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः जिस घर में चित्रों की प्रतिष्ठा अधिक रहती है, वहां सदा मंगल की उपस्थिति मानी जाती है। तो मतलब जब हमारे बीच में दो कलाकार हैं, तो हम मान के चलते हैं कि अटूट बंधन के इस अटूट पेज पर एक मंगल की भावना का हम प्रादुर्भाव कर रहे हैं कि विकट चाहे जितनी भी परिस्थितियां हमारे सामने आए, लेकिन हम मंगल भावना के साथ लोगों के साथ जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब अंग्रेजी में बेशक इसको आर्ट कहा जाता है, लेकिन इसका पांचों विधाओं में समायोजन होता है, जिसे हम ललित कलाएं कहते हैं। संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला और काव्य कला। हालांकि आज के नए बहस में जब नया बहस शुरू हुआ है कि हिंदी कविता का वर्तमान और हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें कहा जा रहा है कि कविता कला नहीं है। वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हम अपने अतीत के इतिहास से देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि काव्य भी कला ही है। अब कला के स्वरूप बहुत व्यापक हैं। हर जगह स्थान, कस्बा और परिवेश के हिसाब से कलाओं का चित्रण होता रहा है कि कलाएं किस तरह से परिष्कृत हुई, कैसे आगे बढ़ी और लोगों तक पहुंची हैं। उसमें अगर हम स्थानीय शहरों के हिसाब से देखें तो चाइनीज आर्ट, जापानी आर्ट, अफ्रीकन आर्ट, संस्कृति कला, इस्लामी कला और प्रागैतिहासिक काल, क्लासिज्म कला और क्लासिकल कला के साथ साथ हस्तशिल्प का जिक्र आता है, जो हमारे भवन निर्माण से जुड़ा हुआ है। और आज की तारीख में तो ये आभूषण भी एक कला के केंद्र में आ गया है। तो कला का जो स्वरूप है धीरे धीरे बहुत ज्यादा व्यापक हुआ है और ये एक तरह से बहुअर्थी है। आज चूंकि शासकों के हिसाब से कलाएं समृद्ध होती रही हैं, जुड़ती रही हैं, आगे बढ़ती रही हैं। जैसे शिव के द्वारा नृत्य एवं संगीत का उद्भव हुआ, जैसा कि हम सभी जानते होंगे। शायद शायद सभी लोग ना भी जानते हों, फिर भी हमें लगता है कि कलाओं का जो विकास हुआ है वो शिव से हुआ है, नृत्य एवं संगीत का। वही विष्णु से चित्रकला, मूर्ति कला का उद्भव माना गया है, लेकिन रुद्र विश्वकर्मन से वास्तुकला का माना गया है। तो कुल मिलाकर के हमारे भारतीय संस्कृति में 64 कलाओं का उल्लेख बाकायदे वर्णित है।
जिसमें कहा जाता है, एक और सूत्र वाक्य का प्रयोग होता है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। मतलब साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति जो होता है वह पशु के समान गिना जाता है। मतलब कलाकार जो होता है उसकी श्रेणी सबसे उच्च होती है। तो इन सारे छोटी छोटी भूमिकाओं के माध्यम से हम अपने दोनों अतिथि वक्ताओं का पुनः बहुत स्वागत करते हैं। लीना जी का प्रोफाइल बहुत बड़ा है और मैं चाहती हूँ कि वो खुद भी अपने संदर्भ में बताना शुरू करें। और मैंने देखा कि आपको पुरस्कार बहुत सारे मिले हैं। अब भारतीय कला के दृष्टि में अगर देखा जाए तो भारत में महिलाओं की जो कला में नाम है वो बहुत गिनती के हैं, लेकिन आपको अमृता शेरगिल पुरस्कार भी मिला है। तो मैं अपने बात की जो शुरुआत ही है वो आपसे ही करना चाहूंगी कि आपने कला के क्षेत्र में आने का कैसे निर्णय लिया। उसके पहले आप सबसे पहले संक्षेप में अपनी प्रोफाइल का भी बताएं तो आप बेहतर रहेगा, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लीना मिश्रा जी। नमस्कार। सबसे पहले तो अटूट बंधन के इस मंच से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इसी बहाने मैं सबके सामने प्रस्तुत हो पा रही हूँ और अपनी बात रख पा रही हूँ। मैं डॉक्टर लीना मिश्रा, मैंने पीएचडी की है फाइन आर्ट्स में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। एमए भी मैंने वहीं से किया था। और ये जो शिक्षा थी मेरी विवाह के बाद की बात है। उससे पहले मैंने हिंदी साहित्य में एमए और एमफिल किया है रीवा विश्वविद्यालय से। विवाह के बाद आजमगढ़ में मेरे हस्बैंड डॉक्टर कौशलेन जी की पोस्टिंग हुई, इसलिए हम लोग यहाँ रहते हैं। टीचर्स फेलोशिप में इंदौर जाना हुआ और वहाँ फिर हमारी पढ़ाई हुई शादी के बाद दोबारा। और वहाँ मैंने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसी वजह से मुझे वहाँ पीएचडी में एनरोलमेंट मिल गया और मैंने समकालीन चित्रकला में रंग वैभिन्न एक समालोचनात्मक अध्ययन, इस तरह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी की फाइन आर्ट्स में। और 2001 से हम लोग आजमगढ़ में हैं। तभी मैंने फाइन आर्ट सेंटर की स्थापना की थी। और यहाँ पर मैंने जब ये सेंटर की शुरुआत की आज से 19-20 साल पहले, तब कला के बारे में यहाँ के लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी, उतनी समझ नहीं थी। तो बहुत मुश्किल दौर से शुरुआत हुई थी हमारी। और मैंने जीवन में देखा है कि अक्सर समाज में लड़कियों को कुछ करने की इच्छा होती है तो बोल दिया जाता है तुम लड़की हो, रहने दो, ये मत करो, वो कर लो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा सही है। तो ये चीज मुझे खलती थी। इस तरह से मैंने अपने सेंटर की शुरुआत की पहले एक शर्त रखी कि यहाँ पे, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, आप बोलें। जी जी। आप जारी सेंटर की रखिए। शुरुआत में मैंने एक शर्त रखी कि यहाँ पे जिसको भी एडमिशन लेना है उसकी पहली शर्त है कि उसका लड़की होना। यहाँ सिर्फ लड़कियों को ही शिक्षा दी जाएगी। ये कोई एक ऐसी फील्ड हो जहाँ सिर्फ आप इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आप लड़की हैं, एक इम्पोर्टेंस देने के लिए। और जैसा समाज में कहा जाता है लड़कियां दोनों कुल की लाज बचाती हैं, एक लड़की शिक्षित हो जाए तो पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है, कुछ इस तरह की बातें थी दिमाग में। और मैंने इस सेंटर की शुरुआत की और आज 19-20 वर्षों का ये लंबा सफर रहा। और एक लड़की से शुरुआत की थी जहाँ बहुत मुश्किल था, मतलब समझ नहीं थी लोगों की आर्ट मतलब क्या, वहाँ पेंटिंग सिखाना बहुत कठिन काम था। लेकिन लगे रहे, हिम्मत नहीं हारी, एक आशा, एक उम्मीद लेके चलते रहे। और इस तरह से आज हजारों की संख्या में उन लड़कियों की गिनती है जो कला के क्षेत्र में पारंगत हो चुकी हैं, और सिर्फ पारंगत नहीं हो चुकी हैं, वो आर्थिक रूप से इसी क्षेत्र में संपन्न है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि कला केवल आपको आनंद ना दे, आनंद की अनुभूति के लिए तो है ही है, वो स्वतः सुखाय है, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप बनाते हैं, रचते हैं, लिखते हैं, लेकिन उससे आपके दो पैसे भी आने चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर मैं चली थी।
और मैं खुश हूँ कि यहाँ की बच्चियां आज कई स्कूलों में आर्ट टीचर हैं, कई लोग अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कई लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने के साथ भी अपने इस पैशन को जिंदा रखे हैं और वीकेंड पे क्लासेस लेते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ हद तक अपने आप को सफल पाती हूँ कि मैं बच्चियों को कला के क्षेत्र में पारंगत कर पाई, और उस जगह पे जहाँ पे आर्ट की शिक्षा स्कूल कॉलेज लेवल पे ना होती हो। अगर ये कॉलेजेस में यहाँ पढ़ाई हो रही होती तो इतनी मुश्किल नहीं होती, पर बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो सीखना तो चाहती हैं लेकिन उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, वो बाहर नहीं जा सकती हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि अपनी बच्ची का एडमिशन दिलाने के लिए आते हैं और उन्हें याद आता है 2500 साल पहले उनकी बड़ी इच्छा थी आर्ट सीखने की, किसी वजह से वो नहीं सीख पाई। और मेरे यहाँ उदाहरण है कि बच्ची भी और उनकी मम्मी भी, दोनों लोगों ने क्लास की है। तो एक मौका दिया एक स्त्री को अपने सपने को पूरा करने का। तो ईश्वर की कृपा है मैं ऐसा कुछ कर पाई, और इस तरह से करते 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 आज 19-20 सालों में हजारों की लड़कियां अपने इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। केवल पेंटिंग बना लेना या हम घर पे क्लासेस लेते हैं ऐसा करके सिर्फ काम नहीं चलता आर्ट की फील्ड में। ये प्रदर्शन की कला है। पेंटिंग आपकी जब तक कोई देखेगा नहीं, सराहेगा नहीं, तो आपको उत्साह नहीं मिलेगा, आप और नहीं रच सकते हैं। तो ये बात दिमाग में रख के मैंने 2014-15 की बात है, मैंने पहली एग्जीबिशन लगाई आजमगढ़ में रूपांकन अग्रसेन डिग्री कॉलेज में। वहां पे करीब 40-50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला आजमगढ़ के लोगों से कि फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार 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 मुझे लगता है 10-12 एग्जीबिशन हम कर चुके, 10-12 वर्कशॉप लगा चुके। नेशनल लेवल की मैंने 3 ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराई हैं। और अब मैं तो जो हूँ, जो किया वो एक तरफ है, आज मेरे स्टूडेंट नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें केवल प्राइज नहीं, उन्हें अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि हाँ, वो हम जो सोच के चले थे, ईश्वर इस राह ले चला कि वो पूरा हो रहा है। जी। अब कला, जब महिलाओं के कला की बात चली है तो मैं आजकल देख रही हूँ कि फेसबुक के माध्यम से मेरा परिचय बहुत सारे नवीनतम कलाकारों से भी, वो हो सकता है वो बहुत पुराने भी रहे हों। जैसे अपराजिता की कैरिकेचर में बहुत बड़ा नाम है, वो अद्भुत कला बनाती है। उन्होंने बाकायदा स्टिकर्स भी डेवलप किए हैं। अपराजिता शर्मा जी, वो दीव के ही एक कॉलेज में लेक्चरर हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट की है लेकिन कला उनका पैशन है। तो कला को पैशन बनाने का जो जो बनाने की जो एक प्रक्रिया है वो धीरे धीरे तेज हुई है। एक अनुप्रिया जी हैं जो रेखांकन करती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बनाती हैं। और गत दिनों इन्होंने जो मजदूरों का विस्थापन हो रहा था कोरोना काल पे, उन्होंने एक बहुत अद्भुत विमर्श रखा। और 3 लोग हैं और उनके ऊपर जो है वो बिल्डिंगें हाथ पर तनी हुई हैं, और वो इस तरह से दिखाती हैं कि जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, दरअसल ये जो महानगर खड़े हैं उन्हीं के सीने पर या उन्हीं के मेहनत का प्रतिफल है। उसके अलावा सोनी भी कला की टीचर हैं, वो लगातार नए नए इनोवेशन कर रही हैं। अभी आजकल उन्होंने मधुबनी पेंटिंग में काफी कोशिश, मतलब काफी चीजें बना रही हैं। उसके अलावा जब हम साहित्यिक कला की बात करते हैं तो मुझे 3 लोगों के नाम बड़े शिद्दत से याद आते हैं। एक तो कुंवर रविंद्र जी जो कविता चित्र बनाते हैं और बहुत अनगिनत किताबों के उन्होंने कवर पेज बनाए हैं। दूसरे रोहित रुसिया जी, डेली नव भारत टाइम्स में उनका एक कॉलम आता है कविता चित्र, कविता और उसके साथ एक चित्र वो बनाते हैं। बल्कि मैंने कला उनसे नकल करके सीखी है। बल्कि एक दिन मैंने रोहित जी से कहा भी कि मैंने आपकी कला से नकल करके सीखा, तो उन्होंने कहा नहीं, कला नकल नहीं होती है, कला प्रेरणा होती है। आदमी किसी से प्रेरित होता है तब कलाकार बनता है, नकल करके कभी कोई सफल कलाकार नहीं बन सकता है। खैर, उनकी ये बड़प्पन है जो उन्होंने तुरंत इस बात को कहा, मुझे टोका। उसके अलावा कविता पोस्टर में एक आजकल मैं पिछले 1-2 सालों से देख रही हूँ, अनिल कर्मले जी, वो वरिष्ठ कथा वो कवि हैं और बहुत बढ़िया पोस्टर बनाते हैं पर डे। और उनका पोस्टर जो होता है वो चित्र जो है गूगल से लेते हैं, लेकिन उसका इमेजिनेशन जो है वो उनका होता है। तो ये जो एक क्रिएशन तैयार हुआ है, ये कला के लिए बहुत शुभ संकेत है।
बट हम लोग जो आज बात करेंगे उसके दूसरे पहलू में बाद में आएंगे। मैंने एक संक्षिप्त सी बात रखी कि स्त्रियों को कला में आना चाहिए। जब आपने ये कहा कि आज की तारीख में हजारों की संख्या में महिलाएं कला के क्षेत्र में आ चुकी हैं, लेकिन हम इतिहास में देखें तो अमृता शेरगिल और अपर्णा कौर के आगे हम जल्दी नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उस समय इस तरह से कला को लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं थे, या जुनून नहीं था, या पैशन नहीं था। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। अब मैं पारुल तोमर जी की तरफ बढ़ती हूँ, और पारुल जी से मैं जानना चाहूंगी कि वो अपने कला की शुरुआत कैसे। पहले तो मैं उनका स्वागत करती हूँ, नमस्कार। और वो बहुत मिष्टभाषी हैं, मेरी अभी हाल ही में बात हुई है। मैंने उनकी कलाएं जब देखी तो एकदम से मुग्ध हो गई। क्या खूबसूरत खूबसूरत हाथ बनाते हैं छोटे छोटे बच्चों की। तो सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपने कला के क्षेत्र में आने का निर्णय कैसे लिया, या आप कलाकार बनने के बारे में कैसे सोच पाए कि मुझे कलाकार बनना है। क्योंकि आप कई सारे किताबों का कवर पेज भी बना चुकी हैं, लगातार पत्र पत्रिकाओं में आप छप भी रही हैं, आपकी कलाओं को बहुत प्रोत्साहन भी मिल रहा है। तो हम आपके मुंह से ही जानना चाहेंगे कि आप कला के क्षेत्र में कैसे आए। ये आपने कोई प्रशिक्षण लिया, नहीं लिया, सारी चीजें हम आपसे ही जानना चाहेंगे। जी पारुल जी। मैं बात शुरू करती हूँ अपने बचपन से। जी बिल्कुल, स्वागत। मैं गांव में पली बड़ी, यूपी के एक छोटे से जनपद बिजनौर जिले के एक गांव में जन्म हुआ मेरा। स्कूली शिक्षा मेरी गांव में हुई, जहां पर कला से मेरा पहला परिचय तो मेरी दादी से हुआ था, जो अल्पना बनाती थी। उनको देखकर मुझे मन करता था कि उनको मैं देखती थी बनाती हुई कि वो कैसे बनाती हैं सुंदर सुंदर चित्र दीवारों पर। और माँ मेरी मेहंदी लगाती थी, कढ़ाई करती थी। तो पहला कला का परिचय मेरा माँ और दादी से शुरू हुआ। उनको देख देख कर मुझे लगा कि मुझे भी ये सब करना है, और मैंने वो करने की कोशिश की। स्कूल में मुझे इतना कला का ज्ञान नहीं था, क्योंकि गांव के स्कूल में टीचर कला के लिए कोई एक प्रशिक्षित टीचर नहीं थे जो हमें मैथ साइंस हिंदी पढ़ाते थे, वही हमें कला पढ़ाते थे। वो क्या करते थे कि कोई भी एक पेड़ पौधा दिखाया कि तुम्हें इसको देखकर चित्र बनाना है, बना लेते। हफ्ते में एक दिन कला का कोई पीरियड होता था जिसमें हम कला सीखते थे। लेकिन मुझे बहुत मन करता था कि मुझे और बनाना है, सुंदर बनाना है। जो सर कभी ब्लैक बोर्ड पर बनाते थे, मुझे लगता था कि ये अच्छा नहीं बना पा रहा है, मुझे इनसे अच्छा बनाना है। तो मैं बनाने की कोशिश करती थी, और धीरे धीरे मैंने इस तरह से बनाना शुरू किया। 6th क्लास में ऐसा हुआ कि मैं आर्ट में फेल हो गई। अरे, कला में जनरली कोई फेल नहीं होता है, ये तो आपने अद्भुत बताया। जी। तो उसमें क्या हुआ कि गांव के स्कूल में एक पेपर दे दिया जाता था आपको कि इस पर आपको ड्राइंग करनी है। तो उस पेपर के एक ही साइड में हमें 2 चित्र बनाने थे, एक स्टेंसिल्स बनाना था और एक कलाकृति बनानी थी, कलर करना था जिसमें। मैंने क्या किया, एक चित्र एक साइड में बनाया, दूसरा दूसरी साइड में बनाया। मास्टर जी ने सिर्फ एक चित्र, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दोनों एक ही साइड में बनाने हैं, तो एक ही चित्र पर मेरे मार्क्स दिए, और दूसरा चेक नहीं किया उन्होंने। जब मुझे मिलता है रिजल्ट कार्ड, तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ देखकर कि मैं आर्ट में फेल हूँ, और मैं रोते रोते घर आती हूँ। पापा मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या पापा मैं आर्ट में फेल हो गई। पापा हंसते हैं, मम्मी हंसती हैं, और वो तभी मुझे लेकर स्कूल जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो इतनी सुंदर ड्राइंग बनाती हो। वहां जाकर पता लगता है कि वो मेरा एक ही साइड से चेक होता है, दूसरी साइड का चेक ही नहीं होता। तो मास्टर जी कहते हैं ये लड़की पागल है, इसने बताया क्यों नहीं मुझे कि दूसरी तरफ बना दिया है। तो मुझे बचपन से ही मुझे बहुत शौक रहा है सारी चीजें देखने का। गांव में जो जंगली जो गांव में मेरे यहाँ पशु थे, उनको देखकर मैं कोशिश करती थी कि मुझे गाय के बच्चे की पिक्चर बनानी है, मुझे चूजों की पिक्चर बनानी है, मुझे डॉग की पिक्चर बनानी है। वो धीरे धीरे बनाते बनाते मैं बनाने लगी। मतलब परफेक्शन नहीं था, लेकिन बनाने लगी। उसके बाद मैं गांव से जब शहर आती हूँ, 9th से लेके मेरी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई शहर में होती है, छोटा सा शहर है। वहां पर मैंने चाहा कि ग्रेजुएशन में मुझे ड्राइंग सब्जेक्ट मिले, तो लेकिन वहां पर भी सब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट थे जो आप ले सकते थे बस। तो बस कला का सपना, पढ़ाई का तो वहां का वहीं छूट गया। सिर्फ अपने शौक था, पैशन था कि मुझे करना है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ती गई। और मैंने खुद नहीं छोड़ा कभी भी कि मुझे ड्राइंग करनी है, और करते ही करते करते चित्रकारी मैं आज तक यहाँ पर पहुंची हूँ। जी शुक्रिया। हम बात को अपने आगे और बढ़ाते हैं, और मैं और भी कड़ियां जोड़ती जाती हूँ महिलाओं में। निर्देश निधि जी बहुत अच्छी स्केचिंग और पेंटिंग बनाती हैं। आजकल उन्होंने महाभारत पे एक बड़ी अच्छी श्रृंखला शुरू की है। प्रवेश सोनी जी अद्भुत कलाकार हैं।
उसके अलावा उपासना झा जी जो कवयित्री भी हैं, वो भी मिथिला पेंटिंग बहुत अच्छा बनाती हैं, और मिथिला के दिग्गज जो कलाकार हैं वो सीताराम आर्टिस्ट जी हैं। तो इन जी सारे लोगों से हम सीखते रहते हैं। मैं लगातार देखती जी रहती हूँ कि जी कला के क्षेत्र में कौन नया आ रहा है। एक छोटी सी जी बच्ची है, मुश्किल से 7 साल की होगी। एक दिन हमारे एक मित्र बता रहे थे कि उसके सामने सिर्फ भाव रख दिया जाता है, वो पूरा चित्र बना देती है। बच्ची का नाम मुझे जी ध्यान से निकल रहा है, और एक और बच्ची है छोटी सी, 9th क्लास में पढ़ती है, करीना नाम है। जब वो चित्र बनाती है तो एक अलग सी दुनिया गढ़ जाती है, जैसे लगता है कि पूरा संसार जो है उन छोटे से चित्रों में समाहित हो गए। उसके चित्र बोलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बल्कि आपसे कहते हैं हमसे संवाद करो, यहाँ से जाओ नहीं, जी हमें देख करके जाओ नहीं। तो रंग और शब्द की जो दुनिया है वो बड़ी अलग सी है। मैं दोनों को कला से अलग नहीं मान सकती, क्योंकि जो बात हम जी शब्दों में कहते हैं वह बात कलाओं के माध्यम से कलाकार बड़ी सूक्ष्मता से कह देता है। तो जी कि लीना वही जी चूंकि प्रशिक्षित। जी हाँ पारुल जी, कुछ कह रही हैं आप? नहीं कि वही भावों की, मन की, अंतःकरण की प्रस्तुति ही कला है। बिल्कुल। मुझे कला मतलब मैंने प्रशिक्षण नहीं लिया है कला का, लेकिन मुझे एक दिन सोनी जी ने एक चैलेंज दिया था कि आपको एक मिथिला पेंटिंग बनानी है, और मेरा जी दिमाग जी घूम गया कि मैं कैसे बनाऊंगी। फिर मैं एक चित्र लेकर के बैठी, सखी वो मुझसे कहकर जाते, क्योंकि मुझे लगता है कि कला तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन जो साहित्य लिखा गया है, साहित्य में जो कला चित्रण है उसको लेकर के नहीं बना है। तो मैंने उसको लेकर के बनाया, हालांकि वो बन गया, ठीक ठाक ही बन गया। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, लेकिन मैं लीना जी से जानना चाहूंगी कि जो लोग कलाकार बनते हैं या बनना चाहते हैं, सबसे पहले उनको किस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कला के क्षेत्र में आने के लिए उनको किस किस बारीकी की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी क्या होनी चाहिए? जी एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ऊपर वाला पहले से तय करके रखता है कि किसे क्या बनना है। हाँ, जब आप इस धरा पर आते हैं तो फिर आपकी रुचि उस तरह से व्यक्त होती है, आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरह आपका रुझान बढ़ता जाता है। जहां तक कलाकार के बारे में है तो उसकी शायद पहली शर्त है कि उसे प्रकृति से लगाव होना चाहिए, उसे चीजें अच्छी लगनी चाहिए, उसे एब्जॉर्वेशन उसका अच्छा होना चाहिए, वो अवलोकन करे, अनुकरण करे, तब जाके वो कुछ रच सकता है। रचने में चित्रकला भी आती है, लिखना भी आता है। तो रंगों की भाषा थोड़ा ज्यादा इम्प्रेसिव होती है और किसी भी माध्यम से, इस हिसाब से चित्रकार जब बनता है तो वो सूर्योदय के और सूर्यास्त के रंग, मैं जहां तक अपनी बात बताती हूँ कि मुझे भी बचपन से प्रकृति से बहुत लगाव है। इसी वजह से हम लोग धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गए। झरने से बहता पानी, हरियाली, चिड़ियों का चहचहाना, ये चीज आपके सॉफ्टनेस को दिखाती है। आपको कहीं कुछ जो अच्छा लगता है उसे फिर धीरे धीरे आप ढालते हैं अपने शब्दों में, अपने रंगों में। तो कलाकार जो होता है संवेदनशील होता है और प्रकृति से उसे बेहद लगाव होता है। अभी आप बातचीत के दौरान आपने एक बात कही कि वो नकल नहीं करता, लेकिन प्रेरणा, एक वर्ड आता है प्रेरणा। तो हम जी कोई भी कलाकार हो, किसी ना किसी से तो प्रेरित हुआ ही है, तभी वो कुछ रच रहा है। शुरुआत प्रकृति से हो सकती है, किसी और की श्रेष्ठ कलाकार की रचना हो सकती है, लेकिन आप किसी से तो प्रेरित होते हैं और आपके अंदर भी वो भाव होता है, तब जाके वो सामने सृजन आता है। तो कलाकार के लिए, खास करके उन बच्चों के लिए जो कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके पास ऑब्जर्वेशन हो, कीन ऑब्जर्वेशन हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज ऑब्जर्व करने की जब आपके पास क्षमता होती है तब आप कुछ रच पाते हैं। पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास धीरज नहीं है तो आप पेंटिंग नहीं कर सकते। मुझे याद नहीं है कि मैं कब से, बरसों हो गया सोई नहीं होंगी, कितने घंटे हम लोग काम करते हैं, याद ही नहीं जी पड़ता है जब करने बैठते हैं। तो ये अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। आप आराम तलखी भूल जाइए ये सब क्या होता है, तब आप कुछ रच पाते हैं। और अभी जी जैसे जी। कोरोना काल चल रहा है, एक वर्ड आया बहुत फेमस हो गया, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन सारे लोग बोल रहे हैं, कलाकार तो सदियों से क्वारंटाइन में है, अगर वो क्वारंटाइन नहीं होगा तो रचेगा मैं ही तो नहीं। बीच में मैं बीच में आपको टोक रही हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे भारत की जो स्त्रियां हैं वो पैदा ही क्वारंटाइन हुई हैं।
वो तो जी धीरे सही बात। धीरे एक विमर्श खड़ा हुआ तो अपना कदम जो है डेहड़ी के बाहर उन्होंने रखना शुरू किया, वरना वो सदियों से क्वारंटाइन है, उनके लिए कोई विकल्प नहीं था, लेकिन विकल्प के रास्ते धीरे धीरे खुले हैं। अब जैसे कहते हैं कि गौरतलब रूप से अगर हम देखें, भारतीय कला का जो मूल रूप है वो संस्कृति प्रधान होने की रही है, लेकिन धीरे धीरे ये धर्म प्रधान हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो कला है वो धर्म ही भारतीय कला का प्राण है। तो आप ज्यादातर हम जब कलाओं को देखते हैं तो हमारी जो कलाएं जो शुरुआती दौर में होती है, खास करके जब प्रागैतिहासिक काल में हम जाते हैं, गुफा काल में जाते हैं, तो बारहसिंघा, भालू, हाथी, ये सारे हमारे प्रतीकात्मक देवता के रूप में कहीं ना कहीं चित्रे हैं। अभी हाल ही में एक हाथी का बहुत दुर्दांत हत्या एक तरह से हुई है, मैं इसको हत्या कहूंगी, लेकिन हम गणेश के रूप में उनको देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हमें याद आता है कि बचपन में जब हाथी सामने से गुजरती थी तो लोग कुछ न कुछ अपने घर से ला करके देते थे महावत को, हाथी को भी देते थे, उनको जाकर के प्यार से छूते थे। तो वो जो लोक कलाओं में रहा है वो धीरे धीरे एक खत्म भी होने लगा है, हमारा स्वरूप कलाओं का बदलने लगा है। लेकिन हम जब कलाओं के तीन स्वरूप को देखते हैं तो एक होता है लेप्य चित्र, एक होता है लेखा चित्र, एक होता है धूलि चित्र। लेप्य चित्र वो चित्र होता है जो लोक कलाओं से संबंधित होता है, जैसे कोहबर हो गया, जैसे गांव में शादी विवाह के समय में देखिए ना, तमाम तरह की कलाएं दीवारों पर, घरों में जगह जगह बनाए जाते हैं, चौका पूरे जाते हैं। जैसे राजस्थान की अलग कला है, मांडना है। आप साउथ में चले जाइए, दिल्ली दरवाजे के बाहर जो है रंगोली बनाई जाती है, या देश के अलग अलग प्रांत में चले जाइए तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कलाएं बनाई जाती हैं। लेकिन उन कलाओं का जो मोटो और वो जो थीम होता है वो देखिए ना, हमारे भारतीय संस्कृति से कितना संप्रेषित होते हैं। वो एक तरह से होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति के संवाहिका के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। जब हम लेखा चित्र की बात करते हैं तो लेखा चित्र में जो है वो कपड़ों के ऊपर जो चित्र बनाए जाते थे ठप्पे के साथ, आज भी हमारे मित्र भी हैं और प्रेरणा स्रोत भी मेरे हैं कला के क्षेत्र में। रोहित रुसिया जी, उन्होंने आशा फेब के नाम से एक बड़ी फैक्ट्री शुरू की है, वो फिर से उसी कला को पुनर्जीवित कर रहे हैं, उनकी परंपरागत कला है। तो कलाओं को खत्म होने से बचाने की जो मुहिम है वो कलाकार हृदय ही कर सकता है। अब जैसे तीसरी है जो धूली चित्र है, इसको हम फर्श पर जो हम बनाते हैं मांडना, या फिर फर्श में आजकल तो टाइल्स पर भी ये चित्र बनकर आने लगे हैं, लेकिन किसी जमाने में टाइल्स नहीं थी। जब हम 5500 की बात करते, भीमबेटका के जमाने की, या अजंता एलोरा के जमाने की, या खजुराहो के चित्रों के जमाने की, या कुड़ार के मंदिरों के जमाने की, तो उस जमाने में इस तरह की चीजें नहीं थी, टाइल्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन कलाकार के हृदय में, जो आपने कहा लीना जी की कलाकार को हृदय के साथ सोचना होगा, उसे बहुत संवेदनशील होगा, वो बहुत क्रिएटिव होता है, तब वो सारी चीजें ध्यान आती हैं कि नहीं, ये कलाओं का जो समावेशन है वहीं से शुरू हुआ होगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं पारुल जी से जानना चाहूंगी कि उन्होंने सबसे पहली कौन सी कला बनाई जो उनको लगा कि हाँ, मैं एक कलाकार बनने के क्रम में आगे बढ़ रही हूँ। पारुल जी। जी, तो ग्रेजुएशन के बाद मेरी कला, एक मैंने पेपर में ऐड देखा कि कहीं ऑन द स्पॉट कला पेंटिंग का कंपटीशन था, मैंने उसके लिए फॉर्म भर दिया। जी। उसमें मैं जाती हूँ ऑन द स्पॉट, मुझे एक टॉपिक मिलता है पत्र लिखती हुई लड़की। तो उसमें मेरी ऐसी फ्रेंड्स भी थी जो पेंटिंग और ड्राइंग सीख रही थी, कोचिंग क्लासेस ले रही थी, लेकिन मैं वो सब नहीं लेती थी, क्योंकि घर पर इकलौती बच्ची होने के कारण मेरे दादा दादाजी मुझे पसंद नहीं करते थे कि मैं कहीं भी जाकर पढ़ाई करूं या कहीं भी जाकर अकेले रहूं। मैं गांव में रहकर जितना कर सकती थी वो उतना सिर्फ उतना करती थी। मैंने उसमें पार्ट लिया और उसमें मेरी थर्ड पोजीशन आई, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उस जब मेरा पेपर में फोटो निकलता है पेंटिंग के साथ, तो मेरे दादाजी दादी जी सब बहुत खुश होते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने अपने आप ही बनाना शुरू किया, पढ़ पढ़ कर कहीं, क्योंकि उस समय गूगल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसी किताबों का नहीं पता था कि कहाँ से आप सीख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो मैंने जल रंग से शुरू किया और धीरे धीरे मैंने ऑयल पेंटिंग तक बनानी शुरू कर दी। वो सारी पेंटिंग्स मेरे रिलेटिव्स ले जाते थे, फ्रेंड्स ले जाते थे। एग्जीबिशन का तो पता ही नहीं था दूर दूर तक भी, वो तो शादी के बाद सब मेरा शुरू हुआ। उसमें मेरे हस्बैंड का श्रेय जाता है, हस्बैंड को श्रेय जाता है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया जो मैं आज हूँ। शादी के बाद इन्होंने जब देखा कि मुझे ड्राइंग आती है इतनी अच्छी, तो मुझे हमेशा कहते थे कि क्यों नहीं करती तुम, तो समय की प्रॉब्लम होती थी, बच्चे हुए, दोनों बच्चे छोटे थे। तो उसके बाद मेरा 10-15 साल के गैप के बाद मैंने 2012 से
फिर से मैंने ड्राइंग शुरू की और पहली बार मैंने एक आर्ट एग्जीबिशन में दिल्ली में आर्टिजन आर्ट गैलरी में पार्ट लिया। वहां पर मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिला, सब लोगों ने बहुत तारीफ की, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे, मैं अच्छा कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए। और धीरे धीरे मैंने शुरू कर दिया। उसके बाद जब मैं पहली ड्राइंग अपने फेसबुक पर पोस्ट करती हूँ तो कई फ्रेंड्स ने कहा कि ये कवर पेज बनने लायक है। तो मुझे पता नहीं था कि कैसे कवर पेज के लिए भेजना है, कहाँ भेजना है, क्या कुछ नहीं, बस इतने से मैं बहुत खुश हो जाती थी कि सब लोग अप्रिशिएट करते थे। बस ये कि अपना जो मन करता था कि मुझे ड्राइंग बनानी है, अपने साथ साथ दूसरों को भी जो अच्छा लगे कुछ ऐसा रचना है, वो मैं रचती रहती थी। मेरा उद्देश्य यही था कि केवल आनंद, सबको आनंद मिले, मुझे आनंद मिले, सुखानुभूति हो। उसके बाद जी एक फेसबुक पर ही मेरे साथ एक है श्री कृष्ण कुमार आशु जी, राजस्थान से। उन्होंने मुझसे जी कांटेक्ट किया और उन्होंने पहली ड्राइंग मेरी अपने कवर पेज के लिए, अपनी पत्रिका के कवर पेज के लिए, और हाँ उन्होंने ही सबसे पहले मुझे मौका दिया कि मैं पत्रिका के किसी पेज पर, कवर पेज पर आई हूँ। उसके बाद से तो मेरे लिए फिर लाइन खुल जाती है और कई लोगों ने मुझसे चित्र कवर पेज के लिए, रेखा चित्रों के लिए मेरी मांग होने लगी और मैं बनाने लगी और ज्यादा उत्साह से बनाने लगी। अब इस पीरियड में कोरोना जिसकी बात कर रहे हैं हम, क्वारंटाइन, तो ये पीरियड तो मैं शुरू से बचपन से जीती आ रही हूँ मेरे लिए नया नहीं है। घर में ही रहकर अपना सब कुछ करना होता था, वो मैं आज भी कर रही हूँ, तब भी करती थी। तो मुझे तो मजा आ रहा है इस पीरियड में भी। हाँ, दुख होता है कि कोरोना काल नहीं होना चाहिए था, संक्रमण का ऐसा काल। ये बात थोड़ी क्रूर है कि सृजन के लिए संक्रमण काल को हम अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि कितने लोग इससे दुखी हैं, अवसाद में जा रहे हैं, उदास हैं। मेरी कामना है कि ऐसा संक्रमण काल कभी भी ना आए, लेकिन रचना की प्रक्रिया हमेशा चलती रहे। हाँ बिल्कुल देखिए, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होते हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये जो कोरोना का आक्रमण है या पेंडेमिक, इतना बड़ा जो पेंडेमिक हम झेल रहे हैं, वो कहीं ना जी कहीं प्रकृति का मनुष्य पर एक तरह से कहिए कि प्रकोप की तरह वर्षा है। आप देखिए ना, कभी बारिश हो जा रहे हैं, कभी भूकंप आ जा रहा है, तो ये प्रकृति का स्पष्ट संदेश है कि हमने प्रकृति का दोहन बहुत किया है। तो जी प्रकृति को जब अवसर मिला है, तो प्रकृति हमें एक अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दे रही है कि हमें अब भी संभल जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। हमें अपने प्रकृति और जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखिए ना, कोरोना काल के दौरान ही अचानक से जब लॉकडाउन खुलता है, तो शराबबंदी पर से जब हटता है, तो लोग कैसे सड़कों पर आते हैं। तो आप इसी से अनुमान लगाइए कि हमें अपने जीवन से बढ़ करके अपनी सुविधाएं, अपनी जी आदतें प्रिय हैं। हम इसमें जब सुधार नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हम उस विषय पर भी धीरे धीरे आएंगे। जैसे भारतीय कला, चूंकि आज का समय जो है भूमंडलीकरण का दौर है, और भूमंडलीकरण के दौर में कला ने एक बहुआयामी रूप ले लिया है। आजकल तो ये भवनों में भी डिफरेंट तरीके से होने लगा है, तमाम तरह के घरों में भी इसका वर्णन होने लगा, चित्रण होने लगा है, आभूषणों में भी होने लगा है। लेकिन हम जब अपने कला के अतीत की तरफ जाते हैं, तो ये वेद पुराण में बहुत अच्छे से, उपनिषदों में वगैरह में बहुत बढ़िया तरीके से उल्लेखित है, जिसको हम सत्यम शिवम सुंदरम के एक सूत्र वाक्य से भी याद करते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो हमारे कला की सबसे बड़ी पूंजी है। अब हम दूसरे क्षेत्र की तरफ चलते हैं कि जब ये कोरोना काल नहीं था, तब जी जी कलाकारों की स्थिति अलग थी। अब कोरोना जी काल के बाद कलाकारों की स्थिति अलग है। अब जैसे जी एक उदाहरण के तौर पे हम देखें कि जो जिसका पेशा सिर्फ कला ही है, चाहे वो जी दीवार पे पुताई करने वाली ही कला क्यों ना हो, या फिर मांडना बनाने की ही कला क्यों ना हो, या फिर फ्रेमिंग करने की ही कला क्यों ना हो, या फिर पेंटिंग बनाकर फ्रेमिंग करके मार्केट में सेल करने की ही कला क्यों ना हो, तो जो लोग सिर्फ विशुद्ध रूप से कला के माध्यम से आजीविका चला रहे थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। मैं लीना जी से जानना चाहूंगी, क्योंकि लीना जी सेंटर चलाती हैं और इनके सेंटर में तमाम तरह के कलाकार काम करते हैं, जो कि कला सीखने के बाद शुद्ध रूप से अपनी जीविका भी उसी के माध्यम से चलाते हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उनके सेंटर के कलाकारों पर इसका क्या असर हुआ है, कोरोना और लाइव लॉकडाउन का। क्योंकि सिर्फ कोरोना जिम्मेदार नहीं है, कोरोना के साथ लॉकडाउन आया है। जब लॉकडाउन आया तो चीजें सील हो गई है। तो कलाकारों के सामने किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं उनकी आजीविका को लेकर। बिल्कुल। ये कोरोना काल में, कोरोना काल
कोई किसी के द्वारा लाया तो गया नहीं है, एक अचानक से आई विपदा है हमारे देश पर या पूरे संसार पर। तो अब कोई संकट आ गया है तो उसका सिर्फ रोते रहने से या परेशानियां गिनाने से तो हल होना नहीं है। और है संकट तो उसमें कुछ अवसर तलाशिए और आगे बढ़िए। ये बुरा वक्त है, ये भी कट जाएगा, एक समय आएगा कि अच्छा फिर से वापस सब चीजें सही हो जाएंगी। और शुरू से हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग सिखाते आए हैं कि आपकी जितनी कमाई हो उसमें पूरा मत खर्च करिए, 2 पैसा बचा कर चलिए। आज जो लोग परेशान हैं, अगर उन्होंने इस चीज पे अमल किया होता तो इतनी जल्दी नहीं बिखरते। चाहे आप सिर्फ 10 रुपए ही कमाते हो, अगर आपने 8 खर्च किए होते, सिर्फ 2 ही बचाए होते, तो थोड़े दिन आपका जीवन यापन इस संकट में चल सकता था। परेशानी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनके लिए वाकई बहुत गहरा संकट है। लेकिन अब आया है संकट तो उसका सामना भी तो करना होगा। तो कलाकार की दृष्टि से देखा जाए तो कलाकारों में मैं अपने सेंटर की बात करती हूँ, शुरू में बहुत अजीब सा लगा, ये क्या हो गया। मतलब हाँ, मतलब हम आजमगढ़ में हैं तो क्लास नहीं होना कुछ अजीब सा लगा, ऐसा कभी होता नहीं है। और अप्रैल में 2 अप्रैल को मेरी एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी लोकाभिरामम, उसकी तैयारी चल रही थी और एकदम से ब्रेक लग गया। समझ ही नहीं आया हुआ क्या, अब क्या करें। लेकिन थोड़े दिनों में स्थितियां समझ में आ गई हैं। बात जब देश के हित में हो तो उस तरह के कदम उठाने चाहिए। और इस तरह से बच्चों ने अपने अपने घरों पे रहकर काम करना शुरू किया। डिजिटल माध्यम एक ऐसा माध्यम सामने उभर के आया जो था तो पहले भी, लेकिन इतना ज्यादा व्यापक नहीं था। लोगों ने इसका भरपूर उपयोग किया। आज हम और आप रूबरू बात कर रहे हैं इसी डिजिटल माध्यम से। तो जो है संकट, उसमें जो अवसर निकल सकते हैं उसे अपना के आप आगे बढ़िए। कलाकार हैं तो मेरे पास तो स्टूडेंट्स की कैटेगरी ज्यादा है, अभी बड़े बच्चे कम हैं कि जो कमाते हो, कम है मतलब हैं वो लोग भी। हम कलाकार का धर्म केवल कृतियां बनाना नहीं है। समाज में कुछ भी घटित होता है तो वो कलाकार अपनी संवेदनशीलता चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त करता है। और वो चित्र जब समाज देखता है, लोगों तक पहुंचते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि वो उन्हें कुछ संदेश मिले, कुछ सकारात्मक वो सोचें। इस दृष्टि से हमने 1-2 ऑनलाइन वर्कशॉप की और घर बैठे 30-40 बच्चों ने काम किया। जब नया नया वो कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, तो सबने स्लोगन लिख के, मुंह में मास्क लगा के, कुछ उस तरह का हुआ। लेकिन जब ये धीरे धीरे ये अवधि बढ़ती गई, तब फिर जब दूसरा या शायद तीसरे लॉकडाउन की बात है, तो ये हुआ कि कुछ एक ऐसा संदेश देना चाहिए कि घबराइए मत, अब सब ठीक हो जाएगा, एक दिन कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, कुछ इस तरह की बात आई। तो हमने फिर वापस एक वर्कशॉप करने का प्लान किया। तब सारे स्टूडेंट का आंसर आया कि मैम अब हमारे पास आर्ट मटेरियल नहीं है और अब शॉप भी बंद है, कहाँ से मिले, अब क्या किया जाए। और करते करते दिमाग में एक सूझा। हमारा प्लान था कि हर भारत में जितने भी राज्य हैं, उस हर एक स्टूडेंट हर एक राज्य का जोन के हिसाब से चित्रण करेगा कि यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, आप ये बातें अपनाइए तो ये सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इस टॉपिक पे हम काम करना चाह रहे थे। अब जब हमें अखबारों से ही ये खबर मिलती थी, स्टूडेंट से पता चला कि नहीं अब सामान नहीं, आर्ट मटेरियल नहीं है, तो दिमाग में आया क्यों नहीं इस अखबार को ही कैनवास बना लिया जाए। राइट। और आपको यकीन नहीं होगा, 44-45 बच्चों ने अखबार में पेंटिंग की और वो पेंटिंग एक नए टेक्सचर के साथ उभर के आई। उसमें जो लिखित रहते हैं अक्षर या जो चित्र बने थे, उसका अपना एक अलग इफेक्ट आया। तो जो कलाकार होता है वो हमेशा कुछ नया सोचता, सृजित करते रहता है, चाहे वो अभाववश कुछ नया करे, कुछ जिज्ञासावश नया करे या किसी भी वजह से करे। तो एक कुछ नया आया, आप सोच नहीं सकते आप अखबार में कैसे पेंटिंग करेंगे, लेकिन उसको ही बच्चों ने ऐसा करके एक नया एक कुछ करके दिखाया। ये केवल वो एक छोटा सा पार्ट था जो ये बड़ा संदेश देता है कि ठीक है, परेशानियां हैं, विपत्ति है, उसे अवसर में बदलिए, धीरज रखिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, वापस जिंदगी नई रफ्तार से स्टार्ट होगी।
जी। जैसा कि आप कह रही हैं कि सकारात्मक रहिए, हमारे बीच में अपराजिता जी भी जुड़ी हैं, तमाम मित्र जुड़े हुए हैं जो कला प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, दर्शक, श्रोता और बहुत सभी सुधी लोग हैं, वो आप लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लगातार वो लोग लिख भी रहे हैं। अपराजिता जी की मैंने खासियत देखी हमेशा, हालाँकि वो हमेशा समाज और सोसाइटी को लेकर बहुत संवेदनशील और चिंतित रहती हैं, लेकिन इस कोरोना काल में अलग-अलग घटनाओं को लेकर के वो बनाती हैं। उनके हस्बैंड हैं भास्कर रोशन जी, वो भी इसी तरह के चित्रों को लेकर के हमारे सामने आते हैं, वो बहुत बड़ा विमर्श खड़ा कर देती हैं और बहुत सारे कई बार तो उनके चित्र को देख कर के हम सोचने लगते हैं कि क्या मतलब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? किस तरह से हो रहा है? हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे? तो एकदम से विचलित हो जाते हैं उनको चित्रों को देख कर के। और गत दिनों अभी अनुप्रिया जी ने भी इसी तरह का एक विमर्श खड़ा किया था। अब मैं एक और बहुत अद्भुत चित्रकार के बारे में आप लोगों को भी ज़िक्र करना चाहूँगी। हम उनको लास्ट में हम उनको भी एक प्रतिक्रिया के रूप में जोड़ेंगे क्योंकि उनका अलग से संवाद हमारा है बाद में। वो है अनीता दुबे जी। मूर्ति कला सबने सुनी है कि मूर्ति कला होती है, वास्तुकला होती है, तमाम कलाओं के बारे में हमने बात की। लेकिन वो एक प्रस्तर कला के नाम से कला बनाती है, छोटे-छोटे तमाम तरह के पत्थरों के माध्यम से वो एक कला का जो आकार देती हैं, वो अद्भुत होता है। तो अनीता दुबे जी का जो प्रस्तर कला है, तो मैं उनको कहती हूँ क्वीन ऑफ प्रस्तर कला। उन्होंने भी कोरोना के काल को अपने तरीके से अपने कला में उन्होंने प्रेज़ेंट किया। तो ये सारे सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू भी कला के क्षेत्र में जब हम जाते हैं, जैसे जो लोग रंगमंच से जुड़े हुए हैं या फिर जो लाइव शोज़ किया करते थे या फिर जो लोग काव्य कला या मंचीय कथाकार या कलाकार या मंच के माध्यम से जिनका अर्न होता था, उनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। बेशक हम लाइव से या इंटरनेट के माध्यम से एक सकारात्मकता के साथ जुड़े हुए हैं, एक-दूसरे में जोश भर रहे हैं या पॉजिटिविटी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसको अगर गहराई से देखते हैं तो जो वो कलाकार थे, जो इनका जीविका का साधन था, वो कहीं न कहीं एकदम से खत्म हुआ है। और धीरे-धीरे जब हम अनलॉक वन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बेशक बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस बहुत चेंज हो गए हैं। जैसे आपको अगर नुक्कड़ नाटक भी करना है, एक दिन रिजवान अली साहब भाई साहब बता रहे थे कि हमें नुक्कड़ नाटक करने के लिए परमिशन नहीं मिल रहा है। और वैसे ही कल मेरी एक और कलाकार से बात हो रही थी, वो एकल शोज़ किया करता था, तब लाखों में वो कमाता था लड़का, लेकिन आज की डेट में उसके पास ₹1 का अर्निंग नहीं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और अभी परसों-नरसों मैंने कुछ एक खबरें देखी थी कि कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। फ़िल्म इंडस्ट्री के कुछ जो डेली शोज़ में, डेली सोप में काम करती थी लड़कियाँ, लड़के या स्पॉट बॉय के जो काम करते थे, जो वार्ड बॉय के काम करते थे या जो कैमरे के पीछे रह कर के डेली बेसिस काम करते थे, उन लोगों के सामने रोज़गार और भोजन-पानी के बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि वो कैसे अपनी जीविका को चलाएँ। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आपने वर्कशॉप के माध्यम से एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर ली अपने कलाकारों के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग रंगमंच का बेहतर सोच कराते रहते हैं या एकल सोच के माध्यम से जो बच्चे कमाते थे, आगे बढ़ते थे, खाते थे, उनके लिए भी कुछ ऐसा ही विकल्प बने कि ऑनलाइन के माध्यम से उनको अर्निंग हो पाए और उनके सामने जीविका का संकट न रह जाए। अदरवाइज़ जीवन से बढ़कर के कुछ भी नहीं है और भारतीय कला की जो परंपरा है वो बहुत समृद्ध है। हम इसीलिए बहुत सारे बड़े-बड़े कलाकारों का नाम नहीं ले रहे हैं, हम महिलाओं पे ज़्यादा केंद्रित हो रहे हैं क्योंकि महिलाओं ने ज़्यादा क्वारंटाइन झेला है, तो उनके लिए ये लॉकडाउन और क्वारंटाइन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे देश में कलाकार जतिन दास भी हैं, एफएम हुसैन भी रहे हैं, जिन्होंने बहुत विवादित पेंटिंग बनाई, उसकी बात हम नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कला में एक बड़ा रंज खड़ा किया और आज की तारीख में भी बहुत सारे कलाकार हैं, जो हमारे बीच अभी भी पेंटिंग्स बना रहे हैं, उनकी पेंटिंग लाखों में सेल हो रही है। उन सारे लोगों के सामने एक समस्या ये खड़ी हो गई, हम जैसा देख पा रहे हैं, शायद आप लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं जानती। जैसे कि मान लीजिए अगर अनलॉक 1 हो भी जाता है, तो क्या यह पेंटिंग उस तरह से सेल हो पाएँगी जो पहले होती थी? हालाँकि पारुल जी के लिए ये बिज़नेस टूल नहीं है, तो ये सवाल मैं पारुल जी से नहीं करूँगी, मैं पारुल जी से दूसरा सवाल करके फिर हम आपकी तरफ आते हैं। पारुल जी, आपने अपनी पेंटिंग किताबों के कवर के रूप में भी बनाए हैं। तो जी जी आप जी। हमसे ये कुछ साझा करना चाहेंगे कि आपने किस कौन-कौन सी पेंटिंग कुछ हमारे दर्शकों को भी दिखाई है जो आपसे रूबरू पहली बार हो रहे हैं? हमारे बीच में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कलाकार बनने की क्रम में हैं।
और वो जी पेंटिंग दीदी। बनाते रहते हैं। कुछ बच्चे हमको पेंटिंग्स भेजे हैं आज सुबह की, मैम देखिए ये कैसा है, मैंने कहा अद्भुत है। अब वाकई में कुछ बहुत अच्छे अच्छे, तो उनको लगा कि मैं ये पेंटिंग यहाँ दिखाऊंगी। बट मैं बच्चों को जी कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पेंटिंग नहीं दिखाऊंगी, बल्कि आपके नाम का जरूर प्रमोट करूंगी कि ये बच्चा भी कलाकार है और बहुत बड़ा आने वाले समय में कलाकार बनेगा। तो बच्चों को एक जिज्ञासा है कि आप उसको बताइए कि आप कैसे बनाती हैं, और आप अपनी पेंटिंग के लिए क्या क्या सामान यूज करती हैं, ये भी बच्चों को बताएं। और एक सवाल हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण आया, वो हम अभी लेते हैं थोड़ा देर में। जी। तो ऐसा विशेष मैं कुछ यूज नहीं करती हूँ, मेरे पास सिर्फ पेंसिल, इरेजर, स्केच पेन, जो मैंने क्वारंटाइन अरे पीरियड में बनाया, इन्हीं चीजों से सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। क्योंकि मेरे जल रंग खत्म हो चुके थे और मैंने मार्केट में कई जगह पता किया, तो शॉप बंद थी, कभी कुछ था, वो मुझे अभी तक नहीं मिल पाए थे जो। तो मेरे क्वारंटाइन पीरियड की सारी पेंटिंग्स स्केच पेन से बनी हुई है, ब्रश स्केच पेन, ब्रश पेन से। मैं दिखाती हूँ ये। वाह, बहुत सुंदर। कितनी फिनिशिंग है आपकी कला में। जी जी। ये मेरे और जल रंग आप से गोल बनी गोल हुई पेंटिंग है, गोल तो मैंने पर्यावरण दिवस पर बनाई थी और इसको प्राइज मिला था ऑनलाइन ऑन पेंटिंग में। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और वाकई में ये पेंटिंग अद्भुत है, और इसको देख करके मुझे बहुत आदिवासी सुंदर जीवन की याद आ रही है कि मतलब बच्चों को ऊपर बांध के नीचे काम करते रहते, बच्चा झूलता रहता है। अद्भुत आपने तो क्रिएशन किया है, मतलब। इस पर मैंने जी। शीर्षक दिया था कि मानवता बचाइए, सब सुरक्षित रहेगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। है। ये बैसाखी पर गेहूं के साथ जल रंग से। जी। अरे वाह, जल रंग कितना सुंदर आपने बनाया है। गेहूं की बालियां एकदम क्लियर हैं। और गोल ये एक गोल फूलती सी बनाया आंखें, था। इनके चित्रों की विशेषता। हाँ लीना जी, सच कह रही हैं हम। हाँ जी। बहुत सुंदर बनाए और हैं, बहुत। ये मेरी दादी बनाती थी दीवार पर। इसको कहते क्या हैं। जी। अल्पना, होई, होई पर बनाया था उन्होंने, एक होई पूजन होता है दीवार पर। अच्छा। जी। चावल पीस कर बनाती थी वो दीवार पर। अरे अद्भुत, बहुत बढ़िया। और एक ये है मेरी प्राइज विनर पेंटिंग, आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इसको एग्जीबिशन में। अरे बहुत वाह, बढ़िया। बहुत बहुत बधाई हो आपको। पारुल जी, आप कितनी छुपी रुस्तम में, और आप डर रही थी कि अरे सुनीता जी मैं तो घरेलू कलाकार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अब तो ये बातें सारी चीजें देख करके सिद्ध हो रहा है कि नहीं, पारुल जी प्रशिक्षित कलाकार है। वो यूं ही कह रही थी कि हमको नहीं नहीं आता। नहीं नहीं, नहीं, मैंने कहीं से नहीं सीखा। अब मुझे लीना जी का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। वो आप लोग बात कर लीजिएगा, हम एक दूसरे का नंबर शेयर कर देंगे। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण है आपके चित्र। बहुत सुंदर। बहुत ये सुंदर। बच्चे वाह। हाँ, आपके ये छुटकू छुटकू बच्चे मुझे बहुत प्रिय हैं। इनके छोटे छोटे हाथे, छोटे छोटे आंख, बोलती हुई सी, और बड़े घने घने से बाल। आजकल बच्चे ऐसे कहाँ देखने को मिलते हैं। हाँ, बहुत वाह, ये एक बेहद मैंने प्यारे। बहुत प्यारा। बाल पत्रिका के लिए बनाया, बाल पत्रिका के लिए। अच्छा। हाँ, आपकी तो बहुत सारी पेंटिंग पत्रिकाओं में निरंतर आ रही है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्यारी, बेहद खूबसूरत। बहुत शुभकामनाएं पारुल जी। और आप हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी लेकर आई। ये तो मिथिला की पेंटिंग की तरह लग रही है पारुल जी। मधुबनी स्टाइल में ही बनाया है। अच्छा, मधुबनी स्टाइल में बनाया है, बहुत सुंदर, जी जी। बहुत बढ़िया। और और ये अभी अभी एक कवर पेज पर है बाल पत्रिका के। अच्छा, अभी नया। हाँ जी, हाँ जी, लेटेस्ट। बहुत बहुत शानदार, शुभकामनाएं आपको, अग्रिम शुभकामनाएं। जी बस अब वही है तो कि इतने कला। सिद्ध कलाकार हमारे पास साथ हैं। अब मैं जरा लीना जी की तरफ चलती हूँ, क्योंकि लीना जी बहुत सारे आर्ट बनाती हैं। इनके अद्भुत अद्भुत होते हैं, इनके भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े होते हैं। तो इनके लिए मैंने कुछ लाइन लिखी थी कि भारतीय कला में परंपरा का जो अगर सर्वत्र सम्मान होता है,
सम्मान अगर होता है, तो कला में अंधानुकरण को प्रश्रय न देकर के उन्होंने एक जीवंतता क्रिएट की है। मैंने इनके काफी पेंटिंग्स देखे हैं और मैं फेसबुक पे भी देखती रहती हूँ और कुछ जगहों के ऑफिस पे भी लगा, और इनकी एक पेंटिंग इंदौर के एयरपोर्ट पे भी लगी हुई है, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो मुझे लगता है कि अद्भुत तरीके से प्रकृति और मनुष्य के साथ एक सामंजस्य और प्रयोगात्मक नवोन्मेषण वो करती रहती हैं। लेकिन हम सवाल आपसे यह पूछना चाहते हैं कि जो कलाकार, अभी हम बात कर रहे थे कि जो एकल कलाकार या शुद्ध रूप से कलाकार के तौर पर जीविका चला रहे थे, उनके सामने रोजगार का बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। आप इसको कैसे, चूंकि आपकी पेंटिंग काफी सेल होती है, तो आपको भी तो ये महसूस होता होगा कि कोरोना की वजह से उसमें उसकी मार्केटिंग में कमी आएगी, तो आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, कलाकार इतना संवेदनशील होता है कि वो समाज को सिर्फ देता है, उससे कुछ मांग नहीं सकता। अगर समाज से उसे कुछ मिलता है तो उसे सहर्ष स्वीकार है, चाहे वो तारीफ हो और चाहे अर्थ हो। लेकिन इसी वजह से ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि अभी जो काल चल रहा है कोरोना का, और उसमें सरकार की तरफ से बहुत सारे पैकेज आए, लेकिन उसमें कलाकारों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। हाँ, राइट, क्योंकि मैं ये भी मैं कलाकारों पूछने वाली थी कि मतलब सरकार ने बहुत हाँ सारे पैकेजिंग किया, लेकिन एक बार ये बात नहीं आई कि ये पैकेज जो है हमारे उन कलाकारों के लिए जो हमारे समाज और सभ्यता और संस्कृति के स्तंभ को जिंदा रखते हुए कला के माध्यम से अपना बिल्कुल। जीवन और परिवार चला रहे हैं, इस पर किसी का सच में ध्यान नहीं गया। राइट, आप आगे कंटिन्यू करें तो जी। उसकी एक वजह ये थी कि हम रोड पे खड़े होकर नारेबाजी नहीं कर सके, क्योंकि हमारी वो प्रवृत्ति नहीं है। कलाकार जो होता है वो ऐसे किसी से मांगना उसको गवारा ही नहीं है, उसे जो मिलता है उससे स्वीकारता है। तो ये सरकार की उपेक्षा का शिकार हुए कलाकार। और वाकई जो कलाकार सिर्फ उसी पर जीविका जिनकी निर्भर थी, उनके लिए तो बहुत कठिन संकट है। और उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। और एक माध्यम है ऑनलाइन डिजिटल, उस प्लेटफॉर्म पे लोगों को जुड़ना चाहिए, ताकि जो चीजें फिजिकली हो रही थी वो अगर नहीं हो पा रही हैं, तो अब माध्यम बदल दीजिए, लेकिन कमाने की कोशिश मत छोड़िए। कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं, कस्टमर से आपकी डीलिंग अच्छी है, आपका आर्ट अच्छा है, आपका काम अगर लोगों को पसंद आता है, तो आपका काम निकलेगा। थोड़ा सा ब्रेक लगा है, लेकिन ये स्थापित कलाकारों के लिए ये बात सही लगती है। हकीकत पे जो धरातल पे है, ये उनके लिए ठीक लगती है। आज सारे शोज बंद है, गैलरीज बंद है, एग्जीबिशन बंद है, तो केवल ऑनलाइन के अलावा कोई माध्यम ही नहीं रह जाता है। तो कलाकार तो वैसे ही पहले से ही संकट में जी रहा होता है हमेशा। वो अपना सामान लगाता है, अपना समय लगाता है, अपना बुद्धि, दिमाग, दिल सब लगा के एक रचना बनाता है। आपको पसंद आ गई, आप अच्छा कहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं ना कि उसे आप खरीदेंगे। तो ये तो संकट सदियों से है कलाकार के ऊपर। और ऊपर से ये काल आ गया, इसने और मतलब सोने पे सुहागा हो गया। तो जो तकलीफें थी वो बढ़ गई उन लोगों की जो इस तरह से जीवन यापन कर रहे थे, जो सच बात है, जो घरों में दिवाले पोत के अपना घर चला रहे थे, रंगाई करते थे, जो शोज करते थे, ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं, रंगमंच में काम करते हैं, उनके लिए दिक्कत है। लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे सॉल्यूशन सूझता है वो ऑनलाइन का सूझता है। इसी में लोग ऑनलाइन कंपटीशन कर रहे हैं, उसी में ऑनलाइन शोज हो रहे हैं, और ऑनलाइन सेलिंग भी कर रहे हैं। और जो ये वक्त मिला है, उसमें अपने आप को, ये जो दौड़ती भागती जिंदगी हाय तौबा की चल रही थी, उसमें जो थोड़ा सा वक्त मिला है, आप अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए। आप कलाकार हैं, तो जब तक आपको एकांत नहीं मिलेगा, तब तक आप कुछ सृजित ही नहीं कर पाएंगे। तो अपने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, कला को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा वक्त की दीजिए, कंसंट्रेट करिए। नहीं हाय तौबा दौड़ा भागी में ही सारा जीवन चला जा रहा था। तो ऑनलाइन का माध्यम चुनिए कि आपको कुछ मिले। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि उनका कुछ भला हो सके, कुछ जीविकोपार्जन का काम हो सके। और अपना विकास करिए, अपनी अंतरात्मा का विकास करिए। ये जो वक्त मिला है, तो इस तरह से
थोड़ा जो बुरा वक्त है कट जाएगा और आने लीना वाला जी, समय आप बहुत सकारात्मक सोच रख रही हैं, लेकिन सबके पास इतनी सकारात्मक, इतनी पॉजिटिविटी नहीं है। मैंने देखा है कि जरा जरा सी बात पर लोग नेगेटिव हो जाते हैं, एकदम हाइपर हो जाते हैं। आपकी ये बातें बड़ी ठहराव वाली हैं कि मतलब ठीक है, संकट है तो हम इससे उबरने का रास्ता, विकल्प निकालेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है। उनका सवाल बड़ा गंभीर है और जागरूकता वाली है, उनके बच्चे से संबंधित है। सबसे पहले तो आप लोगों को वो बधाई दे रही हैं, आप तीनों को। इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। सेकंड, उन्होंने सवाल पूछा है, लीना जी आप इसका उत्तर दे दीजिए, क्योंकि आप एक सेंटर भी चलाती है, तो मुझे लगता है आप बेहतर बता पाएंगी। पारुल जी शायद, पारुल जी भी बता सकती है, लेकिन कितना नहीं आइडिया है। वो पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी 9th में पढ़ती है, वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है, ज्यादातर फेस एक्सप्रेशन वो चाहती है कि उसे इसी फील्ड में कुछ करना है। प्लीज मार्गदर्शन करें कि मुझे अभिभावक के रूप में उसे कब, कैसे और क्या करना चाहिए। जी। कला के क्षेत्र में देखिए अब बहुत एडवांस हो गई हैं चीजें और जागरूक हो गए हैं पेरेंट्स भी, और बच्चे अब खुल के बताते हैं, पेरेंट्स अब खुल के स्वीकार करते हैं कि उनको इस फील्ड में जाया जा सकता है। पहले लोगों को लगता था ये साइड में है, आप अपना शौक पूरा कर लीजिए, कुछ बना लीजिए, बात खत्म हुई। लेकिन इसमें पूरी तरह से करियर आप बना सकते हैं, ये खुले विकल्प आ चुके हैं इस फील्ड में। 9th क्लास में अगर बच्ची है तो उसके लिए है कि ये जो समय है वो अपने आप को अपनी स्टडी से इम्प्रूव करे, और 12th के बाद बीएफए के पे एक एडमिशन लेते हैं। जैसे आप बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, इसी तरह फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए आप ग्रेजुएशन के लिए बीएफए करने के लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लें। प्रिपेयर करने के लिए आपको थ्योरी पार्ट भी आना चाहिए और आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम होता है, सभी यूनिवर्सिटीज में फॉर्म निकलते हैं, आप ऑनलाइन कांटेक्ट में रहें, जिस भी जगह का आप करना चाहते हैं, कब फॉर्म निकल रहा है, उसका क्या प्रोस्पेक्टस है, उसकी प्रिपरेशन करें, फिर बीएफए करें, एमएफए करें, फिर आप अगर टीचिंग की लाइन में जाना चाहते हैं तो पीएचडी करें, नेट करें। आप फ्रीलांस आर्टिस्ट की तरह काम करना चाहते हैं तो आप किसी बहुत अच्छे सीनियर आर्टिस्ट के अंडर में रह के कुछ दिन काम सीखें और फिर अपने आप को स्थापित करें। अगर आप सेंटर की तरफ जाना चाहते हैं, स्वयं का कुछ रोजगार चलाना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी डिग्री पहले अपने ये जो सब्जेक्ट है ना, आर्ट का सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, डिग्री मस्ट है। देखिए अगर आपने पढ़ाई की है तब आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है तो उसका एक अलग असर होता है। करते तो हम भी थे, मैं तो 98 से इस फील्ड में हूँ। मतलब जब मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ रही थी तब भी मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट था, इस तरह से था। लेकिन कभी मौका नहीं मिला, आज से 20-25 साल पहले उस तरह का माहौल नहीं था, ये सब्जेक्ट नहीं इतना इजीली मिल पाता था। पेरेंट्स को भी लगता था अरे ये नहीं, ये पढ़ लो। तो धीरे धीरे अब समय चेंज हो गया है। और जब मैंने 2007 में इंदौर में एमए किया ड्राइंग पेंटिंग में और फिर पीएचडी की, तो मैं अपने काम में इम्प्रूवमेंट आया मेरे। तो पढ़ाई लिखाई का असर पड़ता है इस क्षेत्र में। तो सीखिए, पहले अपने आप को साधना करिए, पारंगत करिए, तब फिर एक दिन निखर के काम आएगा। करियर के लिए पहले 12th के बाद जो एंट्रेंस होता है वो दीजिए। एक आईजीडीई एग्जाम होता है, बॉम्बे आर्ट लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। वो एग्जाम बच्चों के लिए कंपलसरी है। फिर आर्ट टीचर के लिए जो पोस्ट निकलती है, टीजीटी प्रवक्ता कला के लिए, उसके लिए भी ये आईजीडी एग्जाम कंपलसरी है। जो बच्चे 10th 12th तक में आर्ट्स नहीं लिए होते हैं किसी भी वजह से, उनके लिए एक ऑप्शन है प्राविधिकी का। एक पेपर होता है प्राइवेट, जब 12th का फॉर्म भरा जाता है, वो पेपर देके आप 12th के इक्विवेलेंट आर्ट के जैसा हो जाता है। तो ये 3 ऑप्शन है। अगर 9th में है तो बहुत अच्छा है कि आप समय से सोच रहे हैं। पहले मेरे पास भी लोग 12th के बाद आते थे, या एक आध साल वेस्ट हो चुका होता था 12th के बाद, तब आते थे अब क्या करें। तो अब अवेयरनेस आ गई, पहले से सोचिए तो समय पे आपको चीजें मिल जाएंगी। क्योंकि ये कोर्स बीए 3 साल का होता है, पीएससी 3 साल का, लेकिन बीएफए 4 साल का होता है। तो इसमें टाइम भी लगता है, अप्लाइड कोर्स है। तो टाइम पे अपनी प्रिपरेशन रखिए और फिर इस चीज में डिग्री आपको मिलेगी। मेरे ख्याल से संगीता जी को अब क्लियर हो गया होगा कि उनकी बेटी को किस विधा में डालना बेहतर रहेगा। और
हाँ, उन्होंने उत्तर दे दिया कि उनको समझ में आ गया कि क्या करना है। अब हम हम लोग एक और दूसरे चीज की तरफ चलेंगे, जैसे कि कोरोना काल पर एक तो आपने बताया कि आपके बच्चों ने अखबार के माध्यम से पेंटिंग्स बनाई, लेकिन उसके पहले हम जरा पारुल जी से थोड़ा सा बात कर लें कि क्वारंटाइन की बात हो गई, कोरोना काल की भी बात हो गई, लेकिन अभी वो नए कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे कला से बेहतर जुड़े। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ रही हैं अनीता दुबे जी, जो प्रस्तर कला की क्वीन है। मैं उनको बोलती हूँ क्वीन ऑफ प्रस्तर कला, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। और पारुल जी, आपसे वो बहुत संक्षिप्त बहुत उत्तर धन्यवाद। चाहूंगी कि आप कलाकारों को क्या सुझाव देना चाहेंगी जो स्वाध्याय के माध्यम से कलाकार बनना चाहते हैं, क्योंकि आप स्वाध्यायी कलाकार हैं। जी जी जी। तो बस मेरा कहना यही है कि आपको उदास नहीं रहना है, उदास और अवसाद को अगर दूर करना है तो, और आपको अगर कला पसंद है तो आपको उसमें जुट जाना है। जब भी कभी आपका मन में कुछ विचार आते हैं, उनको आपको पेपर पर उतारना है, और अवसाद के उन क्षणों को आपको सुखद अनुभूतियों से भरना है। सुखद अनुभूति केवल आपके लिए ना हो, उसमें कि आपको जो देख रहा है उसको भी मन प्रसन्न करने वाली वह अनुभूति हो। अंदर और बाहर की यात्रा जो आपके अंदर चल रही है वो आपको कागज पर उतारनी है, उसमें रंग भरने हैं। रंग कैसे भरने हैं वो आप पर डिपेंड करता है। और अपने आसपास के सारे समय को, जो भी आपने रचा है धूसर एकांत में, आपको उसको कलात्मकता में बदलना है। और आपको अवसाद से बिल्कुल परे रहना है, जुटे रहना है। और जब भी समय मिले आपको थोड़ा सा समय बचाइए अपनी कला के लिए, अपनी रचनात्मकता के लिए। घर के काम तो सारे चलते ही रहते हैं, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा समय बचाकर आप जब भी समय मिले आप उसको रचनात्मक कार्यों में लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और नीलम कुलश्रेष्ठ जी कहती हैं कि जब कला बनाइए तो उसमें चटक लाल रंग भरिए, क्योंकि सुर्ख लाल रंग जो होते हैं वो हमें प्रेम और क्रांति से भर देते हैं। तो नीलम कुलश्रेष्ठ जी भी हम लोगों से जुड़ी हुई हैं, और वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हैं और देश विदेश का वो भ्रमण करती है। अभी दुबई में भी गई थी तो अपना कला का वहां भी उन्होंने अपना जारी रखा बनाना, और उनकी कई किताबों पे कवर पेज भी बने हुए हैं। क्योंकि हमारे बीच आ गई हैं अनीता दुबे जी, हम अनीता दुबे जी से थोड़ा सा एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि वो क्वीन ऑफ प्रस्तर हैं। सब लोग प्रस्तर कला नहीं सहेज पाता है, अरे क्योंकि नहीं पत्थर के नहीं माध्यम कोशिश से है। मूर्ति कला बनाना तो बड़ा आसान है कि एक बड़ा सा पत्थर है, उस पे छेनी हथौड़ी से आकार दिया जाता है, लेकिन छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ करके जब वो आकार देती हैं, तो इस कोरोना काल में और कोरोना काल के पहले और कोरोना काल के बाद आप अपने कला को किस तरह से देख रही हैं, या अपने देखिए, धर्म जैसे के कलाकारों को बिल्कुल कैसे बिल्कुल। देखती हैं? सबसे जी। पहले तो सुनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लीना जी और पारुल जी आपको नमस्कार। और मैं आपको लगातार सुन रही हूँ और आपकी हर बात से सहमत हूँ कि कलाकार मन और कलाकार तो वैसे ही उसको समय वक्त कम ही होता है हमेशा। अगर गृहिणी है तो वो भी चाहती है कि जल्दी से घर के काम खत्म हो, जिससे वो अपने मन का, अपने दिल की बात कह सके या कर सके। और यही कोशिश मेरी भी रही है। और चूंकि मैं सेना परिवार से रही हूँ सेना परिवार की, तो बहुत लंबे अरसे तक मैं सेना परिवार के लिए काम करती रही। और अब चूंकि बच्चों की और घर की स्थिति ऐसी है कि बड़े बुजुर्ग भी साथ में हैं, तो मुझे अब थोड़ा पति से थोड़ा कहना चाहिए एक प्रकार से क्वारंटाइन समय चल रहा है कि मैं अलग रह रही हूँ और वो अलग रह रहे हैं। तो इस वक्त में जो समय है मेरे पास, वो घर और घर से जुड़े हुए लोगों के तक ही सीमित है। और जो मेरे और बाकी गतिविधियां थी जो वायुसेना के साथ में, वो अभी इस समय नहीं है। तो मेरे पास, मैंने ये सोचा कि जो वक्त मिला है उसका भरपूर उपयोग किया जाए, और इसीलिए पिछले कई वर्षों से मैं लगातार लेट नाइट ही काम करती हूँ। और सारा दिन में जल्दी से कोशिश करती हूँ कि अपने घर के काम खत्म हो, जिससे कि मुझे ज्यादा टाइम मिले अपने काम को सोचने का। मैं पारुल जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि पारुल जी ने कहा कि जब जो चीज आ जाती है तो उस समय लगता है कि तुरंत उसको थोड़ा सा रचनात्मक स्वरूप, उसका एक आकृति हम कर लें, जिससे कि जब हम उस चीज को लेके बैठे, बनाने बैठे पूरे दिल दिमाग से, तो वो कॉन्सेप्ट जो हमने सोचा था वो भूले नहीं। क्योंकि हम स्त्रियां हैं और हमारे दिमाग में 10 काम आगे होते हैं, 20 काम पीछे होते हैं। तो हम अक्सर जो कलाकार स्त्रियां हैं वो भी उस उहा पेश में कहीं ना कहीं फंस जाती हैं। तो मैं भी यही करती रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी जो प्रस्तर कला है उसको एक नियमित दिनचर्या का रूप दिया है, जिसमें मैं जब जिस वक्त मुझे, जब भी मुझे अगर 10 मिनट भी मिलते हैं,
तो चाहे वो अगर ड्राइंग रूम में झाड़ू पोछा लग रहा है कुछ हो रहा है, तो मेरा रहता है कि मैं बेड पे लगा देती हूँ उसको, और एक ट्रे में अपने जो भी स्टोन्स हैं वो ले लेती हूँ, और उसको 10 मिनट भी मिलता है तो मैं सुबह 10 मिनट भी बैठ जाती हूँ। कभी बालकनी में बैठ जाती हूँ और चिड़ियों को सुन रही होती हूँ, तो वो आकृतियां अपने आप, जैसे कि रीना जी को मैं सुन रही थी कि नेचर से जुड़े, तो मैं नेचर से जुड़ी हुई कलाकार ही हूँ। तो मैं जब नेचर देखती हूँ तो वहां से जो मूवमेंट है मेरे पत्थरों में वो नेचर से ही आए हैं। और मैं वही देखती हूँ कि जब कोई गर्दन झुका के चिड़िया देख रही होती है कि मैं क्या कर रही हूँ, उसको जब कुछ रखा है खाने को और वो खा रही होती है और वो देखती है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो जो मूवमेंट है मेरी पत्थर में, जिस ढंग से वो टर्न होके आए हैं पत्थर, तो लगता है जैसे चिड़िया टर्न होके देख रही है, झुक के देख रही है, वो सारे प्रकृति से ही मेरे पास आए हैं। तो मैं जैसे कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और सबके लिए वो बड़ा तनाव का था कि हम बाहर कैसे जाएंगे, और मुझे लगा काश अब अच्छा है कि मुझे घर के कोई काम के लिए जबरदस्ती बाहर नहीं जाना है, मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा, और मैंने उसका भरपूर उपयोग किया आप है। खुश हैं ये बड़ी बात है, लेकिन बहुत सारे बिल्कुल। कलाकार खुश नहीं हाँ भी। हाँ, नहीं, इस दृष्टि से खुश हूं कि चूंकि मैंने बोला कि जो स्थिति मेरे साथ है, एक कलाकार, एक गृहिणी, एक बहू, एक बेटी, पत्नी के नाते जो मेरे अभी इस वक्त जो मेरा है, इसलिए, लेकिन मैं उनके लिए चिंतित हूँ, उन कलाकारों के लिए चिंतित हूँ जिन्हें बाहर जाके अपनी कला को देके ही उनकी दिनचर्या या उनके जीवन निर्धारित होता है। मैं उनके लिए चिंतित हूँ क्योंकि मैंने गवर्नमेंट के जितनी भी पॉलिसीज अभी जो भी आए हैं उसमें देखा कहीं भी कलाकार के यही लिए बात कुछ भी लीना जी नहीं भी है, कह रही है कि हम कलाकारों कहीं के कुछ बारे में नहीं है। किसी ने सोचा ही नहीं। बिल्कुल और सोचा ही नहीं, जबकि मतलब ये है कि कलाकार हम ही अपने, एक ऐसा, जी सुनीता जी, हाँ, कलाकार ही एक ऐसा हमारी है कोशिश जो है कि हम अपने, समाज को और जीवन को जोड़ता है, वो पुल का काम जी, करता है, जो प्रदर्शित करता है, और जो घटित हो गया है, जो घटित जी, हो रहा लीना जी है। ने जो सवाल उठाया, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे फोरम से सरकार के किसी न किसी बंदे के कान तक जाए। वैसे मैं डायरेक्ट भी बिल्कुल पहुंचाने वाली हूँ, क्योंकि भाई बिल्कुल कलाकार की भी स्थिति बहुत खराब है, चाहे वो संगीत से जुड़ा हो, चाहे नाटक से जुड़ा हो, चाहे वाद्य से जुड़ा हो, चाहे वो पेंटिंग से जुड़ा हो, चाहे वो मूर्ति से जुड़ा हो, चाहे वो प्रस्तर से जुड़ा हो, चाहे पाक कला से जुड़ा हो, या दीवार पुताई से जुड़ा है, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो दौरी बिनने वाला हो, चाहे खचिया बनाने वाला हो, चाहे खटिया बिनने वाला हो, चाहे मचानता। मैं सारे कलाकार को एक कैटेगरी में रखती हूँ, क्योंकि कला सिर्फ कला होती है, वो उसका नाम अलग हो सकता है, स्वरूप अलग हो सकता है, जी। लेकिन कलाकार की जो दृष्टि होती है, जो हृदय होती है, जो संवेदनशीलता होती है, जब वो पूरी तरह से डूबता है तभी एक कला आकार लेती है। तो हम किसी कलाकार को अलग नहीं रख सकते हैं। और लीना जी ने अच्छी चिंता जाहिर की, और लीना जी बड़ी कलाकार है भाई, और मैं चाहूंगी कि लीना जी अपनी कुछ कला भी हमारे दर्शकों को दिखाए। और मैं प्रस्तर कीन आप प्रस्तर से भी कहूंगी, क्योंकि वो पत्थरों के माध्यम से पता नहीं इनके दिमाग में कैसे आया कि जैसे कोई किसी को डेडिकेट मांडा करते हैं, वगैरह। डे ऑफ पोएट्स, डे ऑफ राइटर्स, डे ऑफ आर्टिस्ट, और इस डे ऑफ कल्चर को साथ साथ ये बहुत सारे जो दिवस आते हैं उसको भी डिफाइन करती हैं। तो हम इनका भी चाहेंगे, और मैं लीना जी से चाहूंगी कि अपनी कुछ पेंटिंग हमारे दर्शकों के सामने भी रखें, क्योंकि लीना जी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। मैंने इनकी पेंटिंग्स लगातार देखी है, तो मैं कई बार खो जाती हूँ। अभी हाल ही में मैंने इनका एक पेंटिंग देखा था कैलासा पे। मैं सोचती रही कि उसको बनाया कैसे होगा। तो प्लीज लीना जी कुछ अपनी पेंटिंग हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि डिमांड आ रही है, तो आप उन्हें दिखाएं प्लीज। नहीं, मैं पेंटिंग तो दिखा देती हूँ, पर बहुत बड़ी कलाकार वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ मेरी बैठे हैं आप सब बड़े अपने, कलाकार है। और जी जी देखिए, कला की जो क्षेत्र है ना, वो लगातार काम करते 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 एक इम्प्रूवमेंट आ जाता है। बस जी ये चीज अनुभव आपको उस लेवल पे ला देता है। जितने वर्ष आप इसमें खपा देंगे, उतना अच्छा काम निकल के आएगा। बस ये जी, चीज बिल्कुल रहती है। बिल्कुल, सहमत सहमत। अभी कोरोना काल में ही मैंने एक पेंटिंग, अभी जो मेरे लिए तो वही है ना, कलाकार के लिए वो तकलीफ तो है ही कि आर्थिक और बाकी परेशानियां। लेकिन जो मुझे मौका मिला, तो सबसे पहले तो मैंने 6-6 महीने के जो ऑर्डर पड़े हुए थे समय नहीं मिलने की वजह से, सबसे पहले वो कंप्लीट किए कि चलो टाइम मिला, बहुत क्लासेस बंद है बहुत बधाई। तो और
आपके इस तो शहर में पहले एक तो संतोष जी हैं जो बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज बनाते हैं, मतलब खराब चीजों जी से जी भी कला बनाती हैं। और एक और लड़की जी हैं चंद्रकांता सीके, जो पालमपुर में रहती हैं। वो भी मतलब बेस्ट चीजों से, जो खराब हो चुकी है, जो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, उसकी कला वो बनाती हैं। तो मैं उन जी कलाकारों को भी सलाम करती हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेस्ट हो चुके हैं, जिसे हम अपने घर से फेंक देते हैं, उसका भी वो सदुपयोग कर लेते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। दिखाएं। हाँ, तो ये पेंटिंग मैंने, आपने कैलाशा की बात की है तो कहिए तो सबसे पहले वही दिखा देती हूँ। हाँ, ये पेंटिंग आप देखिए। ये बैकग्राउंड में आपको अगर एक लैंडस्केप दिख रहा होगा, हाँ, दिख रहा है, ये दिख रहा है जी। हाँ, ये कैलाश मानसरोवर। ये बहुत अद्भुत। साढ़े हाँ, ये 3.5 बाई 4.5 फीट की पेंटिंग है। ये गोरखपुर में डॉक्टर कौशेन सर के एक फ्रेंड है, उन्होंने उनका नया घर बना, दिवाली में इनॉग्रेशन था, होली बीत गई, मैं अरे नहीं मैं बना पाई थी। मेरे मेरे अब लिए बुक कर दीजिए। थैंक यू बहुत थैंक यू। सुंदर। देखिए कलाकार को रोजगार मिल गया। तो एक जी पेंटिंग ये बनाई थी मैंने। और जी ये पेंटिंग मैं आपको दिखाती हूँ जो कोरोना काल में मैंने बनाया। ये सेंटर पे जी आप देखिए, ये मेरी बिल्कुल जी जी। रीसेंट, मुश्किल से अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, ये मैंने कंप्लीट की है। और मेरी पेंटिंग, ज्यादातर पेंटिंग का विषय ही पंच तत्व होता है, जिसमें जल, अच्छा। अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये पांचों तत्वों को लेकर जीव की यात्रा को मैं दर्शाने की कोशिश करती हूँ अपने रंगों के माध्यम से। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, इस पेंटिंग का नाम है ध्यान। और इतना ज्यादा क्वारंटाइन पीरियड में ध्यान ध्यान आ रहा था, मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, ध्यान लगाइए, योगा करिए, तो ये सब बातें इतनी दिमाग में गूंज रही थी। तो फिर कुछ आया ऐसा बनाने का कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों इतना जीवन में आपाधापी मची है, बचेंगे कि नहीं, जिंदा है कि नहीं, क्या होगा। तो ये सारे जो प्रश्न थे कि जीव कहाँ से आता है, कहाँ चला जाएगा, और ये सब जो बातें थी, इन सबको जानने के लिए एक जो मुद्रा आती है, वो ध्यान की थी। उस विषय पे मेरी ये पेंटिंग है। बहुत सुंदर। हाँ, और मेरी ये वाली पेंटिंग आप देख रही होंगी, अनंत की ओर, ये जिसमें ट्रायंगल जी आपको दिख रहे होंगे, ये वॉल पे एक जी जी, पेंटिंग दिख है। रहा है जी। ये हाँ, ये भी जीव की यात्रा पर ही है, पंच तत्व विषय पर एक हमने चित्रकला प्रदर्शनी लगाई थी, अनंत की ओर, उसके लिए मैंने ये पेंटिंग बनाई थी, जिसका विषय ही पंच तत्व था। और हम्म। मैं अभी आपको एक मांडला का आर्ट दिखाती हूँ, जो काफी फेमस हुआ हमारे सेंटर के द्वारा। ये देखिए, ये एक फोटो फ्रेम बनाया गया है, काफी बड़ा सा है, ये भी ऑर्डर का जी काम था, लेकिन अब जाके पूरा हुआ। और ये, इसमें कहीं भी ब्रश यूज नहीं हुआ है, ये सिंगल डॉट डॉट से ही ये पूरा आर्ट होता है। धीरे, और इस 2 मिनट आर्ट हो में गए, बहुत फाइन सुंदर। आर्ट तुम सेंटर भी। के बच्चे इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब ये ऑर्डर पे काम करते हैं। और उसमें से एक आपका भी नाम है, जिन्होंने उन बच्चों को काम दिया था अपने स्कूल में फेयरवेल में बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। जी तो जी देखिए, कलाकार तो अपना काम कर रहा है, कुछ जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसा है, जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई गिफ्ट देना है, अपने घर को सजाना है, इन सब के लिए भी कलाकृतियों को मान मिलना चाहिए और उसको पैसे मिलने चाहिए। तो ये इस तरह का आर्ट भी काफी बजट में भी होता है और इम्प्रेसिव भी है, देखने में अच्छा लगता है, ये फोटो फ्रेम की तरह आप यूज कर सकते हैं। जी तो जी मैं अपना पर्सनल जब काम करती हूँ, व्यक्तिगत तौर पे जो फ्रीलांस आर्टिस्ट की तरह अपने सोलो शो की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो फिर वो राउंड सर्कल में एक अलग तरह की पेंटिंग होती है। लेकिन जब बच्चों को जी। सिखाती हूँ तो उन्हें उस लेवल का सिखाती हूँ कि वो कुछ बना सके, ताकि सेल हो और उन्हें उसके कम से कम कुछ पैसे मिले। ओके। अच्छा, अब तो चूंकि हमारे पास समय थोड़ा सा रह गया है, तो हम जरा सा अनीता जी की तरफ भी आते हैं और उनकी कला को भी हम थोड़ा लोगों से रूबरू कराते हैं। जो हमारे नए लोग जुड़े रहे हैं, उनको मैं चाहूंगी कि वो दिखाएं। और एक छोटी सी बात यह भी बताएं कि इनके दिमाग में एक पत्थर के माध्यम से किसी को श्रद्धांजलि देना या उनके दिवस को याद करना, वो कैसे दिमाग में आता है, कैसे बनाती है? क्योंकि पेन पेंसिल तो समझ में आता है, लेकिन छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर एकदम आप सटीक बनाती हैं, एकदम हूबहू लगता है कि हाँ, वो आदमी अभी बोलने वाला है।
तो वो कैसे करती हैं और अपने कुछ चित्रों से भी अवगत कराएं प्लीज। और समय कम है, ये ध्यान बिल्कुल रखें क्योंकि बिल्कुल वो बार बार दिखा रहा है बिल्कुल मीटर बिल्कुल हमारा। मैं जल्दी जी हाँ सुनीता जी, मैं शुरुआत करती हूँ प्रस्तर काव्य कैलेंडर से, जो मैंने जी कविताओं पे काम किया है, जो साहित्य में अभी तक शायद पत्रों से बात नहीं कही गई है। तो मैंने कविताओं को प्रस्तर काव्य कैलेंडर में छायावाद से लेके अब तक की कविताएं हैं, कुछ चुनिंदा कवि हैं, 12 कवियों को चुना है और इसमें मैंने प्रस्तर से ही कविता को डिपिक्ट करने की कोशिश की है। जैसे कि लीना जी से जब मैं लीना जी को सुन रही थी, लीना जी ने प्रकृति की बात कही थी और मैं कहूंगी कि मैंने भी प्रकृति प्रेमी हूं मैं, और प्रकृति से ही ये पत्थर चुने तो संग्रह तो किया था किसी और कारण से, लेकिन वो अब इस रूप में सबके सामने है कि जहां मैं अपनी बात को प्रस्तर से कहना शुरुआत करें। तो जब कविताओं, जी मैं बच्चों की कहानियां कहती थी, बच्चों की कहानियों से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये कविताएं और दूसरी कहानियां और साहित्यकार और फिल्म कलाकार, संगीत कलाकार जो अद्भुत व्यक्तित्व हैं, जिनके जीवन से कहीं ना कहीं जो हमारी उम्र है वहां तक किसी ना किसी रूप में, चाहे वो गीतकार हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे वो कोई है कि उनकी तरफ से डिस्कनेक्ट हो रहा है और चूंकि समय भी बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, आप सभी का आभार करने से पहले मुझे लगता है कि आज हमने कला और कलाकारों को लेकर के एक अच्छी परिचर्चा की और हमने अपनी चिंता, अपनी बातें कही हैं। शायद हमारी बातें उन लोगों तक पहुंच जाए या सरकार तक किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाए। तो हो सकता है कि जो कलाकार बहुत अवसाद में हैं, जिनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा है, कुछ कलाकार अवसाद में अपने आप को, अपने जीवन समाप्त कर रहे हैं, तो हम इस माध्यम से आग्रह भी करना चाहेंगे कि थोड़ा सा सब्र से काम ले। सभी के लिए स्थितियां विकट खड़ी हुई हैं, सभी परेशान हैं, अपने अपने तरीके से परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी में भी बहुत सारे लोग उभर के सामने आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान कलाकारों ने अपनी हिम्मत बनाए रखी है। मैंने अभी एक दिन न्यूज में देखा था कि जो मिथिला के पेंटर हैं, कुछ जो मिथिला का वहाँ का जो मेन पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग है, उसको मास्क के ऊपर पेंट कर करके उसको सेल कर रहे हैं। तो उन्होंने एक जीविका का एक नया माध्यम शुरू किया है और वो बहुत पॉजिटिव थे। उनके सेंटर में बहुत सारे बच्चे काम करते हैं। तो उस मास्क के माध्यम से, हालांकि उसमें कॉस्ट ज्यादा लग रहा था लेकिन अर्न कम हो रहा था, उस हिसाब से बर्निंग उनकी ज्यादा हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि कम क्रिएटिव किया है लेकिन लुक वाइज बहुत अच्छा बनाया है। तो उन्होंने एक पॉजिटिविटी ये शुरू की, कम से कम हमारे कलाकार किसी न किसी तरह से सकारात्मक रहें और लोगों के बीच में यह संदेश भी जाए कि ठीक है, हमारे सामने स्थितियां बहुत खराब है लेकिन हम लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे साथी। तो ये सारी चीजें है। और भूमंडलीकरण ने कला को एक नया स्वरूप दिया है, एक नया आयाम दिया है। और जिस तरह से लीना जी भी कह रहे हैं कि आज का ऑनलाइन का जमाना है, हम अपनी सेलिंग ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कलासुदी हैं जो आज भी सब चीजों के शौकीन है, अपने घरों में पेंटिंग्स रखना पसंद करते हैं, अपने आसपास कला के सकारात्मकता से संप्रेषित होते हैं। तो हम उस संप्रेषण को ध्यान में रखते हैं, उस ऊर्जा को ध्यान में रखते हैं और उसी सकारात्मक पक्ष और पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप दोनों हमारे बीच में आए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी परिचर्चाएं की, बहुत सारी जानकारियां दी और लोगों को मुझे लगता है कि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक श्रोता जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी कला के बारे में, कलाकारों के बारे में। और आखिर में हम अपने उन कलाकारों को फिर से पुनः श्रद्धांजलि देते हैं और हम अपने विस्थापित मजदूरों के दुखों और तकलीफों के साथ खड़े होते हैं। और क्योंकि कला बहुत संवेदनशील विधा है, तो हम संवेदना के माध्यम से उन सभी पहलुओं को कला के माध्यम से उकेरेंगे और लोगों तक जाएंगे। आप दोनों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण और कीमती समय दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। लीना जी आपकी कला और पारुल जी आपकी कला, आप दोनों लोगों की कला से बहुत सारे लोगों को बहुत सीख मिलने वाली है कि कला घर में रह करके भी कैसे बनाई जा सकती है। पारुल जी ने कहा कि वो बचपन से क्वारंटाइन है और उन्होंने स्वाध्याय से कला सीखा है। तो मुझे लगता है जिसके अंदर जरा से भी कला की कीड़ा होगी, उनको लगेगा कि नहीं, हमें तो पारुल जी मैम की तरह ही बनना है और कलाकार बन जाना है। और क्योंकि आपको सेंटर से जुड़ना है तो लीना जी और आप दोनों एक दूसरे से संवाद जी जारी जरूर। रखेंगे, ताकि क्योंकि कला जो है एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती। मुझे याद आता है कि जब मैंने शुरू में का पेंटिंग्स बनाने शुरू किए तो मुझे सभी लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीजें बताई
जितने सारे लोग मुझे याद आते गए, उन सारे लोगों ने कभी न कभी मुझे कुछ न कुछ बताया है। उपासना झा जी हैं, आजकल वो अपनी बेटी मुनमुन के लिए चित्र बनाती हैं। तो कलाकार को कई बार हमने देखा है कि कलाकार जो होते हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के लिए काम करते हैं। जैसे लीना जी कह रही हैं, हम तो 24 घंटा कई बार सो भी नहीं पाते हैं। तो वाकई में कोई भी सृजन करना इतना आसान नहीं होता है। और चूंकि इनका संबंध पंच तत्व से है, और यह जो हमारा शरीर है वो भी 5 तत्व से ही बना है, चिरजल पावन गगन शरीरा। तो हम इसका अनुसरण करते हुए आप दोनों महत्वपूर्ण कलाकारों का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अटूट बंधन के जो संस्थापक हैं वंदना वाजपेयी जी का आभार प्रकट करती हूँ। हमारे बीच बहुत सारे दर्शक और श्रोता लगातार जुड़े रहे, हम उन सभी लोगों का आभार अभिवादन करते हैं कि कला के इस महत्वपूर्ण विषय परिचर्चा में आप सबने सहभाग किया। आप लोग आखिर में कोई संदेश देना चाहें तो आप दोनों लोगों के संदेश का इंतजार है, उसके बाद हम बंद करेंगे। बस वही है आप कि लोग हर इतना किसी कहना चाहती हूँ कि आज अटूट बंधन के मंच से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, और आपका विशेष शुक्रिया जिन्होंने एक मौका दिया कि हम अपनी बात कह सके, आपकी बात सुन सके। और इस मंच के माध्यम से और बहुत सारे लोगों ने हमें सुना। मैं उन सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी इस क्षेत्र में आना चाहता है, कला के क्षेत्र में आना चाहता है, तो उसे रोकिए मत। उसे ये मत सोचिए कि इसमें कमाई नहीं है, इसमें करियर नहीं है। उन बच्चों को पढ़ने दीजिए, उनको जो मन करता है वो करने दीजिए। इसमें भी बच्चे कमा सकते हैं। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, पेशेंस रखना जरूरी है। पहले पैसा लगाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, तब नाम, काम और दाम मिलता है इस क्षेत्र में। तो वो होगा, लेकिन अगर उनका मन है तो उसे आने दीजिए, उसे सही गाइडेंस दीजिए, सही समय पे क्या वो करे, भटके नहीं अपनी राह से, तो वो इस क्षेत्र में अपना मुकाम पा सकते हैं। और जितने सुधीजनों ने मुझे सुना, मैं उन सब से ये आग्रह करती हूँ, अगर आपको ये चिंता है कि कलाकार कैसे, उसके जीविका की परेशानी है, ये केवल कोरोना काल की बात नहीं है, मैं और बाकी समय की भी बात कहती हूँ कि अगर आप के पास पैसा है, आपके पास शौक है, वो संवेदनशीलता है कि आप खर्च कर सकते हैं, तो वो उन कृतियों पर करिए जो कलाकार बनाते हैं। आप बाजार जाते हैं, कई हजार रुपए के कपड़े, शूज और तमाम चीजें खरीद के ले आते हैं। आप अपने घर को, अपने घर की दीवारों को जीवंत कीजिए उन बच्चियों के, उन कलाकारों की कृतियों से, ताकि उनको भी रोजगार मिले। ये हमेशा के लिए बात है, ये कोरोना काल की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत मेरा यह खूबसूरत उद्देश्य संदेश, है बहुत हाँ, बहुत जी, हाँ, बहुत खूबसूरत और ये आपका संदेश ऑनलाइन है, सकारात्मक। जी जी, बहुत जरूरी है उन बच्चों को रोजगार देने के लिए, जिनके लिए ये मतलब यही एक प्लेटफॉर्म है। ये ऑनलाइन है। आप मुझे मेरे सेंटर से कांटेक्ट कीजिए। सोशल मीडिया तो आज के ऐसा माध्यम है, हजारों लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें जान भी नहीं रही हूँ। तो इसी तरह से लोग एक दूसरे को देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। अगर उनकी कोई चीज अच्छी लगती है तो उसे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सिर्फ अप्रिशिएशन से कलाकार का काम नहीं चलता है, उसे जीविका भी चलानी है। तो वो जीविका केवल मजदूर वर्ग के लिए नहीं है, ये वो उन घरों के लिए भी है जो लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और काम नहीं करते। और स्पेशली वो बच्चियां, वो लड़कियां जो अपनी फीस इस बात से निकालेंगी कि उनकी एक पेंटिंग सेल हो जाएगी। तो मैं आग्रह करती हूँ इस मंच के माध्यम से कि उन कलाकारों की कृतियों को सराहिए भी और उन्हें खरीदिए, अपने घर को भी सजाइए, आनंदित होइए और किसी दूसरे को रोजगार भी दीजिए। जी शुक्रिया, बहुत सुंदर संदेश। और पारुल जी, आपका संदेश अपने कलाकार, श्रोताओं, दर्शकों के लिए। कला का अर्थ सबके लिए अलग हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल एक ही है, और वो है आपको आनंद देना, दूसरे को सुखानुभूति प्रदान करना। तो आप अपने सभी स्वार्थ, परिवार, धर्म, क्षेत्र, जाति, इन सब से ऊपर उठकर अपनी रचनात्मकता करते रहिए। और जो भी रच रहे हैं आप सकारात्मक रहें, समाज के प्रति, अपने प्रति सकारात्मक हैं तो समाज के प्रति खुद ही सकारात्मक हो जाते हैं। बस इसी स्वयं से निकलकर हमें वसुदैव कुटुंबकम में जुड़ना है और अपनी कला को अपने चाहने वालों के लिए, प्रशंसकों के लिए, समाज के लिए प्रदर्शित करना है। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। रंग और रेखाओं की, प्रकृति और समाज की, सौंदर्य और सृष्टि की ये दुनिया बरकरार रहे। हम अपने चिंता में सभी को शामिल करते हैं, कला को भी, कलाकृति को भी, समाज को और संस्कृति को भी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपका आभार, शुक्रिया शुक्रिया।